हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग। चैट बॉक्स में बहुत सारी चैट्स चलती जा रही हैं, है ना। और मुझे लेट ओपी मत बोलना, मैं लेट नहीं हूँ, मैं सही टाइम पे हूँ। वो बस मोबाइल में थोड़ा सा वो चैट्स मुझे आपकी दिख जाए, इसीलिए हम बस वेट कर रहे थे। बाकी तो यार मैं हमेशा टाइम पे ही रहती हूँ, जिंदगी में हमेशा मैं टाइम पे हूँ। समझ रहे हो तुम लोग। हो गया भैया, रुको रुको रुको, हो रहा है, सब हो रहा है, सब सही है, आवाज वगैरह सारी चीजें। चलो भाई, ऑल राइट ऑल राइट। चैट बॉक्स में बहुत ज्यादा जोश, और बाप रे इतनी जल्दी चैट्स मत करो कि मुझे कुछ भी ना दिख पाए यार। रुक जाएगा किस पे? रुको यार, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहली क्लास है, सीखने दो मुझे। हाँ कहाँ रुक रहा है यार, रुक जाओ 1 मिनट, चैट्स रोक दो। कोई भी चैट बॉक्स में कुछ मत लिखो, 1 मिनट 1 मिनट। ये ऐसे नहीं घूम सकता क्या अपना कंप्यूटर? थोड़ा सा तो मुझे ऐसे ही दिख जाएगा डायरेक्ट। और इसको आप थोड़ा सा जूम कर दो अगर हो पाए तो बस। ठीक है ठीक है, चलो भाई, ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर सेशन। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। सभी ने कल वाला सेशन देखा था, सबने अच्छे से पढ़ भी लिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। और बहुत सारे चैट्स में हाय 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 आ रहे हैं। हाय एवरीवन, रोक दो चैट्स को, थम जाओ थोड़ा सा। अभी हम वापस से आपकी चैट्स में आएंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मेरे ख्याल से सब बहुत मस्त हैं, बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारे मेरे को चैट बॉक्स में दिख गई हैं सारी चीजें हाय हेलो वाला। सो नाम बताने की जरूरत है नहीं, माय नेम इज तापुर उमर, फिर भी बता दे रही हूँ, हर क्लास में नहीं बताऊंगी, ठीक है। आज हम करने वाले हैं लेक्चर 2 ऑफ आवर चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आई होप सो आप सभी ने लेक्चर 1 देख लिया होगा, जो कि कल यूट्यूब पे लाइव हुआ था, एंड उसका रिकॉर्डेड सेशन आपको एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा, ठीक है। और चैट्स तभी करना जब मैं बोलूँ करने को, ठीक है। जबरदस्ती चैट्स मत करो तुम लोग, मैं आपसे बता दूंगी, तब आप लोग क्वेश्चंस भी अपने पूछ सकते हो, ठीक है। चलो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, लेक्चर 2, जिसमें आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन में हम कुछ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, डिवीजन पढ़ेंगे, एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। किससे रिलेटेड? जो हमने कल पढ़ा था ना, साइंटिफिक नोटेशंस और सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने जो ये 2 चीजें पढ़ी थी, इन्हीं दोनों से रिलेटेड हम आज कई सारी चीजें करने वाले हैं। एंड यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आपको बोर्ड में दिख रहा है, क्वेश्चन तो दिख ही गया होगा आपको, है ना। तो बस शुरू करते हैं हम सेशन को। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। चलो भाई, तो हम कुछ थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ऐसा करते हैं 10 मिनट नहीं, 5 मिनट का रिवीजन, या उससे भी कम टाइम लगेगा। बस प्रीवियस टॉपिक का रिवीजन करते हैं, जो हमें, जिससे आज कनेक्शन होके सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले आज हम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, साइंटिफिक नोटेशन। ये साइंटिफिक नोटेशन क्या था? साइंटिफिक नोटेशन ये था, ये गेट मुझे लग रहा है बंद करना पड़ेगा, आवाज जाएगी वरना। साइंटिफिक नोटेशन क्या था? साइंटिफिक नोटेशन हमारा था n इंटू 10 की पावर n, यही था साइंटिफिक नोटेशन। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस n की वैल्यू, मैंने बोला था क्लास में आने से पहले तुम्हारा रिवीजन होगा, टेस्ट जैसे होंगे, मुझे बताओ इस n की वैल्यू मुझे रखनी है n की वैल्यू। सपोज कोई आंसर आया है, मैंने लिखा 27 इंटू 10 की पावर 4। क्या ये सही है? कोई एक क्वेश्चन था, उसका आंसर है 27 इंटू 10 की पावर 4। इज दिस करेक्ट आंसर और नॉट? अब तुम सोचो इसमें क्या क्वेश्चन और हो सकता है, बताइए क्या लगता है आपको? क्या आप चैट्स नहीं कर पा रहे हो? क्या होगा इसमें? वॉल्यूम बहुत लो आ रहा है। नो, वेरी गुड। अच्छा, तुम लोग की चैट्स धीरे हो गई, ऐसा कुछ तो नहीं है? अभी हाई के लिए बहुत सारी चैट्स हो रही थी, अभी मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो चैट्स नहीं आ रही है। वेरी गुड, आंसर इज नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। भाई ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैम ने आपको पढ़ाया था, और सिर्फ मैम ने नहीं पढ़ाया था, बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है। सिंपल सा रूल होता है कि ये जो n होता है, जो कैपिटल N होता है, स्मॉल n नहीं, स्मॉल n तो माइनस हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो जाएगी। कैपिटल N जो हमारा है, दिस शुड बी इन बिटवीन 1 to 10। ये 1 से लेकर के 10 के बीच की वैल्यू हमेशा होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं ये जो आंसर आया होगा, इसको कुछ ऐसा करो कि n इंटू 10 की पावर n पे सही हो जाए। चलो भाई, n इंटू 10 की पावर n पे सूट करे, तो हम इसमें ऐसा क्या कर सकते हैं? सोचो इसका आंसर क्या बना दे, सोचो हम इसका आंसर क्या बना दे कि आंसर हो जाए इस पे फॉलो कर रहा हो, कि ये वाला रूल फॉलो हो रहा हो। वेरी गुड वेरी गुड, हमें सबसे पहले आंसर दिया है रोहित ने। वेरी गुड रोहित, सबसे पहले आंसर दिया है रोहित ने। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज
2.7 बना दो इनटू, अब सोचो हमने क्या किया है, डेसिमल दिया है। मैं एक बार और रोहित का आंसर रीचेक कर लूं। 2.7, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट, सही लिखा है। रोहित ने भी करेक्ट लिखा है एंड उसके बाद नीलोहित करके एक नाम है, उन्होंने भी सही लिखा है, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर। 10 की पावर 5 बना देना, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, हमने क्या किया, हमने पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, बस सिंपल सा हमने काम किया, 10 की पावर n हमने बना दिया। चलो भाई, अब हम इसी रूल के बेसिस पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन समझेंगे। ये सारी चीजें हमने समझ ली, पर हमने यार ये नहीं समझा था किस तरीके से मल्टीप्लाई करें। अब देखो, जनरल आप मैथ्स तो पढ़ के आए हो, ऐसा नहीं है कि आपने कभी कुछ मल्टीप्लाई नहीं सीखा होगा, ये तो सेकंड क्लास से, बहुत ही बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना, जनरल आता है हमें। तो फिर केमिस्ट्री में हम क्यों पढ़ रहे हैं, अभी समझाऊंगी। देखो क्वेश्चन देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है 5.6 इंटू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई करना है 6.9 इंटू 10 की पावर 8। बहुत सारे आंसर्स मुझे दिख रहे हैं चैट बॉक्स में, बहुत ही सारे आंसर्स, पर चलो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं इसको। 5.6 को हमें पहले मल्टीप्लाई करना है 6.9 से, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, एक तो हमारे 10 की पावर भी लिखी हुई है मैम, यहाँ पे 10 की पावर भी लिखी हुई है। जब भी जो 10 की पावर होती है, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे 5.6 लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो 6.9 से, और कॉमन क्या है यहाँ पे 10.5, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 8, इसका क्या होगा, अभी इस पे आएंगे, ठीक है। पहले इसको जनरल मल्टीप्लाई करूँ, क्या, चलो अच्छा ऐसे कर देती हूँ मैं मल्टीप्लाई। 9 6 54, 9 5 45 प्लस 5 इज 50, ठीक है। 6 6 36, 6 5 30 प्लस 3 33, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 4 6 8 3, यही आ रहा है। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो डेसिमल है, जैसे एक के बाद डेसिमल, दूसरे के बाद डेसिमल, तो ओवरऑल 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, है ना। तो आंसर आ जाएगा हमारा 38.64। अब 10 की पावर का क्या होगा, 10 की पावर 5 था और 10 की पावर 8 था, इसका क्या हो जाएगा, सोचो, 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 8, तो ये ओवरऑल आंसर आएगा 38.64 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 5, कितना हो जाएगा, 13। दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्या ये आंसर करेक्ट है या इसमें अभी कुछ गलत है? अरे बाप रे, इतने सारे आंसर्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन। क्या ये आंसर सही है या इसमें कुछ गलत है, जल्दी से बताओ। आंसर सही है ना, सबको आंसर सही लग रहा है, परफेक्ट वाला 2.7 10 की पावर 5, वो तो पहले वाले का हो गया। क्या ये आंसर करेक्ट है, इज दिस आंसर करेक्ट, सबको सही लग रहा है ये आंसर? चैट बॉक्स रुक क्यों गई है यार, चैट बॉक्स क्यों रुक गई है, मुझे बताओ। ये आंसर करेक्ट नहीं है। अब नहीं है मतलब क्या मैम, आपने मल्टीप्लिकेशन गलत किया? नहीं, मल्टीप्लिकेशन सही है, सारी चीजें सही है। मैं कैलकुलेटर अभी मैंने इस वाले क्वेश्चन में यूज नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट से हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको वैल्यू बता दूंगी इफ रिक्वायर्ड, है ना। तो यस, चैट्स क्यों रुक गई है यार, चैट्स क्यों रुक गई है? ओके, अभी चलने लगा, ओके परफेक्ट। बहुत सारे वापस से चैट से, मेरे को थोड़ा ऐप की अभी एप्लीकेशन की हैबिट नहीं है, तो आज का थोड़ा सा टाइम अगर मैं ऐसे कुछ चेक कर रही हूँ तो तुम लोग वेस्ट मत समझना, ठीक है। बस 1-2 मिनट ऐसे हो सकते हैं लग जाए। चलो खैर वापस आ जाओ, इसमें गलत कुछ नहीं है यार, लेकिन हमने एक रूल जो पढ़ा है n इंटू 10 की पावर n, उसके अकॉर्डिंग ये 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, मतलब यार 38 पॉइंट कैसे लग गया, 1 से 10 के बीच की थोड़ी वैल्यू होती है 38। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को इधर साइड शिफ्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में क्या पढ़ा था, जब भी जो डेसिमल है वो लेफ्ट साइड मूव होगा तो हमारी जो पावर होगी वो प्लस होगी, यानी कि इंक्रीज करेगी। वापस से क्या पढ़ा था, डेसिमल जब भी लेफ्ट साइड हम जाएंगे, हम जब भी डेसिमल के लेफ्ट साइड जाएंगे 10 की जो पावर है वो इंक्रीज होगी, हम जब भी इस डेसिमल के राइट साइड जाएंगे 10 की जो पावर है वो डिक्रीज हो जाएगी। हम कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो पावर बढ़ा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर क्या आ जाएगा 3.8 इंटू 3.864 इंटू 10 की पावर 1 बढ़ जाएगी 14, इसमें प्लस 1 कर दिया हमने। यार जल्दी से मेरे पास थम्स अप आ जाएगा, सबको समझ में आ गया है तो जल्दी से मेरे पास थम्स अप आ जाए। तुम्हें पता है तुम स्प्राइट और कोका कोला नहीं दे सकते, तो तुम्हें थम्स अप देना होता है। इज दिस थिंग क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? मेरे में तो चैट सी रुक गई, कंप्यूटर मुझे थोड़ी बहुत दिख रही है। हाँ परफेक्ट, क्या सबको समझ में आ गया? तो जल्दी से मेरे को थम्स अप कर दो, समझ में आ गया। और जिसे नहीं आया चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं आया, तुम्हें पता ना मैम ने बोला था, ऐसा थोड़ी है कि अब तुम बैच में आ गए हो तो हमारे जो प्रोमिसेस है वो चेंज हो जाएंगे। अगर नहीं आया तो मैं एक और क्वेश्चन आपको समझा दूंगी इसे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अच्छा ये चीज याद रखना, हेडिंग क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ रहे हैं साइंटिफिक नोटेशंस में। साइंटिफिक नोटेशंस में हम पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिग्निफिकेंट के कुछ और रूल है, उस पर हम बाद में आएंगे। चलो वापस आते हैं, 9.8 इंटू 2.5 पहले तो करेंगे। 9.8 इंटू
2.5, ठीक है। कैसे होगा? 8 5 जा 40, 9 5 जा 45 प्लस 4 इज 49, ठीक है। चलो 8 2 जा 16, 9 2 जा 18 प्लस 1 19, ठीक है। 0 5 5 2 2550 आ रहा है ना, 2550। चलो तो कितना आ गया? 2550। 10 की पावर -2 है और 10 की पावर -6 है एंड 10 की पावर -6 है। कैसे करेंगे? 10 की पावर -2 में मैम ने बोला है ऐड हो जाती हैं पावर्स, तो प्लस कर देंगे -6, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस प्लस साइन ग्रेटर का, तो -8। तो 2 5 और पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 के पहले 0.50 इंटू 10 की पावर -8। लेकिन मैम ने बताया कि n इंटू n की पावर n, n इंटू 10 की पावर n के अकॉर्डिंग जब आप बेटा करोगे तो इसके अकॉर्डिंग दिस शुड बी इन बिटवीन 1 to 10। तो क्या हो जाएगा? डेसिमल को इस साइड लेके आएंगे। जैसे ही हम डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, क्या होता है? डेसिमल को लेफ्ट साइड करने के टाइम पे हम क्या करते हैं? पावर बढ़ा देते हैं। तो इसमें +1 कर देंगे हम, इसकी वजह से हम इसमें +1 कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? -8 + 1 -7, 2.550 10 की पावर -7। क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या ये सबको समझ में आ गया? इफ यस तो थम्स अप कर दो जल्दी से। सारी चीज़ें सही थी ना? 0 हो गया, 8 5 जा 40, 8 5 जा 44 कैरी, 45 46 47 48 49 रख दिया हमने, 8 2 जा 16 रख दिया, 1 कैरी कर दिया, 9 2 जा 18, 18 + 1 19, 0 9 + 6 15, 1 कैरी। हाँ सही है, ठीक है। क्या ये सारी चीज़ें सबको समझ में आ गई? क्या ये सारी चीज़ें सबको समझ में आ गई? जस्ट गिव मी 1 मिनट, मेरे में चैट्स नहीं आ रही, मैं एक बार पूछ ले रही। जस्ट अ मिनट। यार चैट्स नहीं आ रही मेरे में, प्लीज़ एक को यहीं बैठ जाओ, आज पहला दिन है मेरा। कहाँ आ रही है वो जो रीसेंट चैट्स है? ये तो पुरानी वाली आ रही है, इसमें रीसेंट नहीं आ रही ना। फोन में मैम आप पढ़ाइए, ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्या नहीं समझ में आ रहा? यही तो आ रहा है। अरे यार कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मैं चलो एक बार और कर लेती हूँ। क्या है? 9.8 है, 2.5, वापस से मल्टीप्लाई करके देख ले रही हूँ मैं, कोई बात नहीं। 9.8 है, 2.5 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई, ठीक है, कर लेते हैं। 8 5 जा 40, 5 9 जा 45, 45 + 4 49, ठीक है। क्रॉस 8 2 जा 16, 1 कैरी, 9 2 जा 18 19, ठीक है। तो 0 9 + 6 15, 1 कैरी, 10 + 4 5 1, सही तो है? आ गई? और ये रुक क्यों नहीं रही है? मेरे में नहीं हो रहा। तो हो नहीं रहा ना, 10 सेकंड के लिए भी नहीं हो रहा। हाँ एक बार बोल दो ना प्लीज, फिर मैं ऐसे समझ ही नहीं पा रही क्वेश्चन क्या आ रहा है। ओके, आप लोग बहुत जल्दी चैट्स कर रहे हो, मेरे में चैट्स ही नहीं रुक रही तुम लोगों की। ओके चलो ठीक है, ओके फाइन। 2 4 5 समथिंग आ रहा है, 2 सॉरी ये तो 2 था, है ना। 2 4 5 समथिंग आ रहा है, इसको एक बार चेक कर लेना यार। 2 4 5 आ रहा है, 2.450 लिख देना इंटू 10 की पावर। 10 की पावर कितनी आ रही थी? 7 माइनस की, ठीक है। इसको एक बार रीचेक कर लेना, मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो भी अगर आया हो। मुझे थोड़ा सा इसका एक बार इश्यू हो रहा है, तो ये सही हो जाएगा तो मैं वापस इसमें करूंगी, ठीक है। मुझे आपकी चैट, सॉरी टू से, अभी पढ़ नहीं पा रही हूँ मैं चैट्स, बहुत फास्ट मेरे मूव कर रही है और वो रुक भी नहीं रही है, ठीक है। तो 1 मिनट होल्ड कर लो
होल्ड कर लो, अभी सही हो जाएगा ये, ठीक है। वापस यहाँ पे आ जाओ। खैर चलो, जो भी आंसर आ रहा, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ये समझो। इंपॉर्टेंट ये कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन पढ़ रहे होते हैं तो पावर्स में क्या होता है, पावर्स तो ऐड हो जाती हैं, चाहे मल्टीप्लिकेशन पढ़ो, और डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन का केस अभी हम समझेंगे, तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं। सबसे पहली चीज, डेसिमल अगर हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड तो पावर को बढ़ाना, डेसिमल मूव कर रहा है राइट साइड पावर को कम कर देना। एंड इन दोनों ही केसेस में आपको ध्यान रखना है कि जो n की वैल्यू है विच इज कैपिटल N, वो 1 से 10 के बीच में ही लाए करेगी, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमारा ये वाला हो गया। अब हम एक डिवीजन भी समझ लेते हैं। डिवीजन में क्या होता है, सेम रूल है, सारी चीजें सेम होने वाली। देखना, सपोज मैंने बोला 2.7 डिवाइडेड बाय 2.7 इंटू 10 की पावर -3 है, और इसे हमें डिवाइड करना है 2.7 इंटू 10 की पावर -3 है, डिवाइड करना है 5.5 से। तो अगर मैं डिवाइड करती हूँ 2.7 को 5.5 से, तो आंसर आ रहा है 0.490 समथिंग आ रहा है। अब बात क्या है हमारी कि पावर का मैम क्या करें, जब भी डिवीजन की बात होगी तो हम पावर को ऊपर भेजेंगे। 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -4 है, हम इसे ऊपर भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -3। जब भी पावर ऊपर जाती है, +4 है यहाँ पे, जब भी पावर ऊपर जाती है याद रखना उस टाइम पे पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट होती है, मतलब यहाँ पे जाते टाइम सब्ट्रैक्ट होगी पावर, ठीक है। तो माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस प्लस साइन ग्रेटर का 7, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.490 10 की पावर -7। लेकिन क्या ये आंसर एकदम सही आया है, सोचो, क्या ये आंसर एकदम सही आया है, जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या ये आंसर एकदम सही आया है, सोचो इन द चैट बॉक्स। एग्जैक्टली। अब इस आंसर में गलत क्या है, वही सेम चीज मैम, हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ रहे हैं, विच मीन्स n इंटू 10 की पावर n में लिखना है, दिस शुड बी 1 से 10 के बीच में। क्या 1 से 10 के बीच में 0 आता है, नहीं आता, तो हम डेसिमल को मूव करेंगे इस साइड, तो 4.90 हो जाएगा इंटू 10 की पावर, डेसिमल शिफ्ट हुआ इस बार राइट साइड, डेसिमल जब राइट साइड मूव होता है तो पावर कम होती है, यानी कि -7 में हम क्या कर देंगे, एक और माइनस लगा देंगे, और ये आ जाएगा ओवरऑल 10 की पावर -8, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। बहुत सारे थम्स अप आ जाए अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई है, क्या आपको ये चीज क्लियर हो गई है, इन द चैट बॉक्स में बस थम्स अप आ जाने चाहिए। 4.90 समथिंग आ रहा है, 909 आ रहा होगा तो 909 लिख लेना, ठीक है, और इंटू 10 की पावर आ रही है -8। अब इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो मेरा यहाँ पे काम 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 2.5 अपॉन 5.5, ऐसा कुछ डिवाइड या मल्टीप्लाई समझाना नहीं है। एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास कि ये चीज आप सेकेंड क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिविजन, यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन समझना है हमें यहाँ पे क्या समझना है, साइंटिफिक नोटेशन। तो क्या साइंटिफिक नोटेशन समझ में आ गया, n इंटू 10 की पावर n वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, वो हमने लगा लिया। एडिशन सब्ट्रैक्शन समझते हैं, फिर मैं एक बार समराइज भी कर दूंगी, डोंट वरी। अगर किसी को कोई भी चीज नहीं भी आ रही है, एक बार ये चैट्स वाला इश्यू सही हो जाए, मैं आपको हर एक चीज रिवाइज भी करवा दूंगी, ठीक है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन समझते हैं। प्लस माइनस करना भी सीखा है मैम हमने, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन वाला प्लस माइनस कैसे होगा, अब तुम समझ गए होगे मेरे ख्याल से। बस n की पावर n वाली बात याद रखनी है, n 10 की पावर n वाली बात याद रखनी है, ठीक है। चलो एक सॉल्व करते हैं। 6.65 इंटू 10 की पावर 4 में हमें ऐड करना है 8.95 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। मुझे ये क्वेश्चन में ऐड करना है, मुझे इस क्वेश्चन में ऐड करना है, बिल्कुल 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 सब मैं एक बार रिवाइज करवा ही दूंगी, डोंट वरी। Too much lag is there? Is it so? नहीं, लैग तो नहीं आ रहा, एक बार प्लीज कंफर्म कर दो, लैग आ रहा है क्या? अंडरस्टूड, सब अंडरस्टूड बोल रहे हैं भाई। कोई पूछ रहा है मैथ्स की क्लास, अभी तो आज तो नहीं हुई है मेरे ख्याल से ना, कोई एक तो चैट्स ही नहीं रुक रही मेरे फोन में। चलो ठीक है, नो लैग, चलो फिर ठीक है, ओके चलो नो लैग, इफ देयर इज नो लैग तो हम क्वेश्चन में आ जाते हैं वापस से, हम क्वेश्चन में आ जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान सुनना, क्या करना है, जब भी आप एडिशन, जैसे सब्ट्रैक्शन में क्या कर रहे थे, जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे उस टाइम पे, हम बोल रहे थे कि 10 की पावर जो लिखी हुई है, जो हमारे पास पावर्स लिखी हुई हैं,
उसको हम क्या करें, ऐड कर दें, एक बार हमने डिवीजन में देखा सब्ट्रैक्ट कर दें। यहाँ पे 10 की पावर का क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, 10 की जो पावर्स लगी हैं उन्हें सेम बनाना होता है, सबसे पहले उन्हें एक जैसा कर देना होता है, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में पहले पावर्स को सेम कर दो। आप सोचो 10 की पावर 4 है, 10 की पावर 3 है, क्या करें, सिंपल सा रूल है, अगर हमारा डेसिमल लेफ्ट मूव करेगा तो जो पावर है वो बढ़ेगी, राइट मूव करने पे जो पावर है वो कम हो जाएगी। मैम ने सिंपल सा रूल समझा दिया और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं जानना है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं जानना है, ठीक है। तो चलो देख लो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो क्या होगा, 8.95 इंटू 10 की पावर 3 को हम कन्वर्ट कर देंगे 10 की पावर 4 में। कैसे हो सकता है ये मैम, कैसे हो सकता है, हमें पता है इसको जब हम लेफ्ट साइड बढ़ाएंगे पावर बढ़ जाएगी, तो 0.895, इसको हम लेफ्ट साइड बढ़ाएंगे पावर बढ़ जाएगी। मैम हर चीज लिखती जा रही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पावर बढ़ जाएगी और इंटू 10 की पावर 4 हो गया। अब आप इसे ऐड कर दोगे, अब देखो क्या ऐड करना है, 6.65 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 0.895 इंटू 10 की पावर 4। अब जब 10 की पावर 4 है तो हम तो इसे कॉमन ले लेंगे, इसे तो हम कॉमन ले लेंगे और बची हुई चीज को हम ऐड कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा 5, 9 प्लस 5 इज 14 है ना, 8 प्लस 7 इज 15, 1 कैरी 7, 7.545। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, क्या ये बात सबको समझ में आ गई, और पावर भी लिख देना, 7.545 इंटू 10 की पावर कितना आ रहा था 4, दिस विल बी द आंसर। चलो एक बार मैम रिपीट करेंगी क्योंकि हो सकता है किसी को ना समझ में आया हो, ध्यान से सुनना। एडिशन में हमने क्या किया, पहले पावर को देखा, पावर को कॉमन निकाल लेंगे। अब कॉमन निकालने के लिए पावर सिमिलर होनी चाहिए, पावर को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल रूल। अच्छा क्या मैम हम इसे चेंज कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे आप इसे चेंज। मैम फिर आपने उसे चेंज किया क्यों नहीं, अरे यार ध्यान से सोचो, अगर हम उसे चेंज करते तो क्या होता, 66.5 इंटू 10 की पावर 3 कर देते, कर सकते थे, बट फिर वही काम, फिर उसमें 8 पॉइंट समथिंग ऐड करते, 2 डिजिट में आंसर आता, फिर n करने के लिए उसे वापस से आप क्या करते, उसे आप वापस से इधर डेसिमल शिफ्ट करवाते। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट देखा है जो आसान पड़ रहा है वो वाला काम कर दिया, आप वो करते तो भी सही रहता, ठीक है। अगर ये भी समझ में, देखो आपको समझ में आ जाया करे ना, आप हार्ट, दिल, इमोजी, थम्स अप कुछ भी भेज दिया करो, ठीक है। और जिसे समझ नहीं आया मैं उसको हर चीज रिपीट करूंगी एंड में, टेंशन मत लेना, ठीक है। एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन सब सुन लो, फिर उसके बाद मैं सब रिपीट कर दूंगी, डोंट वरी, नोट करते हुए चलना। अब आते हैं हम सब्ट्रैक्ट करना है इस बार। अब सुना, सब्ट्रैक्ट में कैसे करेंगे मैम, पावर को सिमिलर करो, सिमिलर तरीका, पहले तो तरीका सेम है, इसको और इसको, क्योंकि ये डिफरेंट है मैम, अगर सेम होता तो कुछ नहीं करना था फिर तुम्हें, ठीक है। इसको आप पहले सेम कर लो, यहाँ पे सेम कर लो। अब क्या होगा मैम, 2.5 लिखा था और हमें सेम करना है, कैसे होता है, लेफ्ट साइड मूव करने पे पावर बढ़ती है, लेफ्ट साइड मूव करने पे पावर बढ़ती है, मतलब अगर मैं इसको लिख दूं 0.48 तो 10 की पावर -3 में एक पावर बढ़ जाएगी, माइनस प्लस इज माइनस साइन ग्रेटर का 0.48। देख रहे हो तुम लोग, मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी देख रहे हो, तो फटाफट वाला काम करना है तुम्हें भी, ठीक है। तो -2 हो गई। अब हम इसे इजीली ऐड कर सकते हैं, कैसे ऐड होगा, 2.5 इंटू 10 की पावर -2 और क्या है 0.48 इंटू 10 की पावर -2 ऐड करो। देखो जब भी आप एक चीज देख रहे हो, मैं क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करो। जब भी मैं ये देख रही हूँ, यार देखो यहाँ पे 8 लिखा है, वहां पे तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो मैं यहाँ पे एक 0 लगा दूँ। आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे 2.5 लिखा है, आप उसे 2.500 लिख सकते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ईजी करने के लिए, ठीक है। तो ये तो कॉमन आ गया अगेन, ये तो अगेन कॉमन आ गया, तो 10 की पावर -2 तो आना ही आना है। यहाँ पे क्या आएगा, कैरी लोगे, अब सिंपल सब्ट्रैक्शन, 10 - 8 इज 2, 4 - 4 इज 0, 2 - 0 इज 2, 2.02 इंटू 10 की पावर -2, दिस विल बी द फाइनल आंसर। चेक जरूर कर लिया करो, क्या ये n इंटू 10 की पावर n को फॉलो कर रहा है, आंसर इज यस, फॉलो कर रहा है, 1 से 10 के बीच की वैल्यू है। समझ में आ गया सभी को, मजेदार कंसेप्ट लगा, आया समझ में, आया समझ में। भाई मेरे पास हार्ट नहीं आ रहे हैं, जल्दी जल्दी यार, जल्दी जल्दी से हार्ट आ जाए, दिल 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 2.02 10 की पावर -2, वेरी गुड यार, बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर पहले ही लिखते जा रहे हैं, तो दिस इज वेरी गुड थिंग। और तुम पक्का मुझसे पहले भी सॉल्व कर ले रहे हो, है ना, दिस इज ऑल्सो सच अ नाइस थिंग। क्या बात है यार, क्या बात है, मेरे पास बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं, बहुत सारे आंसर्स आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हमने एडिशन समझ लिया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब पढ़ लिया, ऐसा करते हैं एक फटाफट क्विक रिविजन करते हैं, क्योंकि मैम ने बोला था
कि हम रिवाइज करते हुए चलेंगे, है ना। चलो क्विक रिवीजन देखना फटाफट से। सबसे पहले क्या करना है हमें, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, और जितने भी हमारे ये हैं, भैया ये चार्ट्स तो रुके नहीं। आईफोन में ऐसा ही होता है। अच्छा एंड्रॉइड, हाँ दे दो अगर देना हो तो। देख रहे हो आईफोन में ऐसा नहीं होता, मतलब आईफोन लेने के कई बार डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं, है ना। तो मेरे पास आईफोन 16 प्रो वाला है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अगर तुमने मेरे 50 रुपए काटे फिर तुम देखना, इधर पे आ जाओ वापस। चलो हम जल्दी से क्विक रिवीजन लेते हैं, क्योंकि तुम्हारे बैच खरीदने से पहले जो प्रॉमिस किए थे वो गलत थोड़ी होंगे यार, सही करेंगे हम, वैसे ही करेंगे हम, तुम ट्रस्ट करो हम पे। चलो फटाफट से हम लेते हैं क्विक रिवीजन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, जब भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है या बहुत छोटी वैल्यू होती है तो हम 10 की पावर में उसको लिख देते हैं। बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू को हम 10 की पावर्स में लिख देते हैं, पहली चीज, ठीक है मैम, समझ गए थे हम ये चीज। 10 की पावर में लिखने के लिए हमारे पास एक रूल होता है विच इज कैपिटल N इंटू 10 की पावर स्मॉल n। कैपिटल N की वैल्यू हमेशा 1 से 10 के बीच में ही आनी चाहिए, और जो स्मॉल n है वो हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सिंपल रूल कहता है जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करो, 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स जो भी मल्टीप्लाई करना है पहले तो मल्टीप्लाई कर लो। उसमें मैं आपको नहीं बताऊंगी 6 5 जा 30 होता है, 2 2 जा 4 होता है, वो आप बहुत बचपन से पढ़े हुए हो। तो जानने वाली बात क्या है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो पावर्स होती हैं उनके जो ऊपर सुपर सब्सक्रिप्ट लगे होते हैं उन्हें ऐड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, और बची हुई चीजों को एज इट इज मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया जाता है। आंसर लिखने के बाद चेक किया जाता है जो कैपिटल N वाला रूल हमने पढ़ा है, ये जो हमने रूल पढ़ा है इसमें N की वैल्यू 1 से 10 के बीच में है या नहीं। अगर नहीं है तो डेसिमल को आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो और पावर को बढ़ा सकते हो। कैसे बढ़ेगी, अगर लेफ्ट साइड मूव किया तो बढ़ेगी, मेरे देखो जेस्चर समझो, लेफ्ट साइड मूव किया बढ़ेगी पावर, राइट साइड मूव किया कम होगी पावर, समझे। वापस से करूं, ये डेसिमल है, लेफ्ट साइड मूव करोगे बढ़ेगी पावर, राइट साइड मूव करोगे कम होगी पावर। समझ गए ना तुम, समझ गए, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। डिवीजन में क्या होगा, डिवीजन के टाइम पे सिंपल रूल है, उसमें बस पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहने वाला है, एन को चेक करना होगा। एडिशन में क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में पावर में कुछ प्लस माइनस ना करते हुए पहले सिमिलर करते हैं पावर। क्यों सेम करते हैं मैम पावर, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे हमें कॉमन निकालना होता है, तो हम पहले उसे सेम बनाएंगे फिर उसके बाद हम उसको लिख देंगे, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्शन में भी सिमिलर कहानी है, और ये चेक कर लेना एन जो है वो फॉलो हो रहा है या नहीं। चलो तो मुझे लग रहा है रिवीजन भी हो गया, लर्न भी हो गया होगा ये कंसेप्ट। नोट्स बनाते जाना, आई होप सो आप बना रहे होगे, आपको नोट्स मिल भी जाएंगे एप्लीकेशन पे, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलो क्या ये बात सबको समझ में आ गई, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत सारे मेरे पास यस 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 आ गए, ठीक है, क्योंकि मेरे में चैट्स नहीं आ रही, मैं वहां से देख के यस बोल दे रही हूँ, ठीक है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, यस। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन सिग्निफिकेंट फिगर। अब सुनो, हेडिंग लगा लेना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ के आए हो, अब ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना मेरी बात को। अलग अलग रूल लगेंगे, पहले आप मल्टीप्लिकेशन हेडिंग लगाओ और उसमें देखो क्या होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हेडिंग लगा लो, उसमें देखो क्या हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके ओके परफेक्ट। मल्टीप्लिकेशन समझो पहले। अब देखो मैंने ना हेडिंग लिखी है जो एनसीईआरटी में आपके लाइन गिवन है, बट आप पहले यार क्वेश्चन से समझो, फिर रीड अपन बाद में करते रहेंगे, ठीक है। रीड हम लोग करते रहेंगे बाद में, कोई इश्यू नहीं है। चलो मल्टीप्लिकेशन अगेन, जनरल मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, मैं पहला क्वेश्चन उठा ले रही हूँ। 2.5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, है ना। कर दो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 + 2 12, 5 2 5 7 3, ठीक है मैम। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जितने भी डेसिमल है उतने, जैसे 2 के बाद डेसिमल है तो 2 के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, ठीक है। ये अपना आंसर आ गया। अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनना, अगर आप ये आंसर लिख के आ गए, क्या ये आंसर सही है, अगर नहीं तो गलत क्या है, अगर हाँ तो ठीक है, बट इसमें गलत और सही है क्या, बेटा एक मिनट, मैं क्वेश्चन के बाद आपकी चैट्स पढ़ लूंगी, बिकॉज मुझे कंप्यूटर में देखना पड़ रहा है, जो बहुत ही दूर रखा है तो वो दिख नहीं रहा है। तो अगर कोई भी डाउट है आप टेंशन मतलब मैं क्लियर कर दूंगी, अभी ये समझ लो, क्योंकि चैट्स एक बार सही हो जाएंगी फिर मैं चैट्स में ही देख के बता दूंगी, ठीक है। रुक है, इसमें रुक रहा है, मेरे में तो चैट्स चल ही नहीं रही है। अच्छा ओके ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके थैंक यू। चलो अभी मेरे पास चैट्स दिखेंगी, अभी मेरे को चैट्स दिख रही हैं सबकी, ठीक है।
परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। हाँ अभी इसमें आ जाओ, अभी इसमें आ जाओ। चलो 3.75 हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन क्या ये आंसर सही है, क्या ये आंसर गलत है, क्या होगा सही आंसर? अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से। जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको देखना है दोनों में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आप ध्यान से देखो कितने, मैम यहाँ पे तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, हम काउंट कर सकते हैं, नॉन जीरो डिजिट है, सिग्निफिकेंट होती है, यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो हमारे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। अभी सुनना, बहुत ध्यान सुनना। तो 2 होने चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ 3.7 विल बी द आंसर। लेकिन राउंड ऑफ करके लिखोगे, और राउंड ऑफ में हमने क्या रूल पढ़ा है कि अगर 5 है तो पहले वाली वैल्यू अगर ऑड है तो +1, इवन है तो कुछ भी नहीं। तो ऑड है तो इसमें +1 करोगे, आंसर आएगा 3.8। दिस विल बी द फाइनल आंसर। परफेक्ट आंसर आ गया। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये तो करेक्ट है, ये तो करेक्ट है एकदम, ये तो एकदम करेक्ट है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, 6.2 इंटू 0.12। अच्छा ठीक है मैम, मल्टीप्लाई कर दो। क्या मैं इसका आंसर लिख दूं? यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रही हूँ 3.8, ये आ रहा है आंसर, इसको हटा दे रही हूँ, ठीक है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम ले आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, 6.2 इंटू 0.12, ठीक है। 0.12 में हमें मल्टीप्लाई करना है 6.2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 0, 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी है ना। 6 1 ज़ा 6 + 1 7, और 6 0 ज़ा 0, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 7 4 4 0। 3 के पहले 1 2 3 के पहले पॉइंट लगा दो, 0.744। अब बहुत ध्यान से सुनना है, यहाँ पे चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जब भी कभी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे, पहले देखो इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं मुझे, और यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं, है ना। 2 सिग्निफिकेंट फिगर और 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जिसमें भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, जिसमें भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्या बोला मैम ने? फिर से समझाती है मैम आपको, सुनना। हमने क्वेश्चन किया नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। अगर मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं समझाने आई हूं, मल्टीप्लिकेशन आपको आता है करना। मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल तरीके से। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट टोटल ओवरऑल इतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। कितने? जितने मिनिमम है इस क्वेश्चन में। चलो देखते हैं इसमें कितने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3। तो कम कौन सा वाला हुआ? ये सिग्निफिकेंट फिगर लिखा था, तो कम कौन सा वाला हुआ? मैम 2 वाला कम हो गया यहाँ पे, वेरी ऑब्वियस, ये कम हो गया, ये मिनिमम वैल्यू है। तो हमारे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। अब इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब मैम आंसर लिख दो 0.7। ये गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत है? क्योंकि यार सिग्निफिकेंट फिगर कल पढ़ा के गई थी, इनिशियल जीरोस तो सिग्निफिकेंट में काउंट ही नहीं होते हैं, तो 0 तो काउंट नहीं होगा, तो बगल वाला भी लिखना पड़ेगा 0.74। 2 सिग्निफिकेंट फिगर है हमारे आंसर में भी, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्या आपको ये समझ में आया? क्या आप, बहुत सारे बच्चों ने 0.7 लिखा था, आई होप सो आप समझ गए, वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यार इनिशियल जीरोस तो सिग्निफिकेंट ही नहीं होते। सिग्निफिकेंट का बेसिक रूल हम कल पढ़ के आए, ये तो हम सिग्निफिकेंट के बेसिक रूल को पढ़ के आए कल। क्या हमें ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से? Is this thing clear to everybody? क्या ये बात समझ में आ गई? परफेक्ट, ठीक है। अब एक और, अच्छा कुछ लोगों को नहीं भी आई तो मैं एक और क्वेश्चन कर देती हूँ, एक और कर लो। इसका आंसर लिख दे रही हूँ 0.74। इसका आंसर है 0.74, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लो अगर आपको नहीं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2.5 को मल्टीप्लाई करो 1.25 से, 2.5। चलो इसे मल्टीप्लाई करो, सॉरी हाँ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। एक और क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन समझा रही हूँ, अब क्या आना चाहिए, ध्यान से सुनना मेरी बात। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 12, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 6, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4, 5 2 1 ज़ा 2, ठीक है। एक बार चेक कर लो इसे। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 4 5 2 1 ज़ा 2, सही था, ठीक है। 5 2 11 3, ये आ रहा है आंसर। 3 के पहले पॉइंट लगाएंगे ना, मल्टीप्लिकेशन का नॉर्मल रूल 3.125। क्या ये आंसर आ जाएगा? देखते हैं ये आंसर आएगा यदि। अगर मैं चेक करूं तो मुझे यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं? 3।
यहां पे कितने दिख रहे हैं? 2। मिनिमम सिग्निफिकेंट, क्या लिखा है? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर हमारे आंसर में ओवरऑल उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने क्वेश्चन के मिनिमम में है। तो यानी कि ओवरऑल 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। क्या आप सभी मुझे आंसर बता सकते हो जल्दी से इसका? इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स। ये चैट्स रुक क्यों जा रही है? नेटवर्क इसमें भी रुक जा रही है, इसमें भी रुक जा रही है। इस वाले में देखती हूँ मैं। नहीं आ रहा। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ आंसर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे होंगे? 3.1 को ले लो केवल। सो करेक्ट आंसर इज 3.1। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो क्या ये बात आपको समझ में आई? अभी मेरे चैट्स चल नहीं रही है, क्या ये बात सबको समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें मुझे दिख ही नहीं रहा, जूम नहीं हो पा रहा है उसमें, तो इससे भी नहीं दिख रहा। रुको, चलने लगा चलने लगा चलने लगा। 3.1 विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलने लगा, बोलने लगी, ठीक है। 3.1 विल बी द राइट आंसर। अब क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो? मैं सोच रही हूँ पोल कर दूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो देखते हैं पोल हो पाएगा या नहीं। पहले क्वेश्चन समझो, पहले क्वेश्चन को देखो भाई, पहले क्वेश्चन को देखो। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन देखो, जब हम बात करते हैं डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन की, दोनों में सेम फॉलो होगा, सेम चीज फॉलो होगी। अगर मैं डिवीजन भी कर रही होती तो भी सेम होता, डिवाइड करके देख लो सिंपल तरीके से, फिर उसके बाद ओवरऑल उतनी वैल्यू रखना जितना आपके मिनिमम वैल्यूज में है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में समझो, बस एक डिफरेंस होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। वो क्या होता है? अगेन रीड बाद में करेंगे हम। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को देखना होता है। जैसे जब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं तो हमने ओवरऑल देखा कि जिसमें सबसे कम है ओवरऑल में भी सबसे कम ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें बोलता है डेसिमल के बाद क्वेश्चन में जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उसमें आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। किसी को समझ में आया नहीं होगा तो मैं एक क्वेश्चन से इसको समझाती हूँ, ठीक है। मैं ये वाला क्वेश्चन आपको बता के देखती हूँ, या ऐसा करती हूँ मैं पहला वाला बता देती हूँ। चलो पहला क्या है? 12.11 में जोड़ना है 18.0 और 1.0। अच्छा ऐसा करते हैं 1.0 वाले को हम वो कर लेते हैं, 1.012 लिखा है, हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको इसके डेसिमल को एक साइड भेज सकते हैं। तो मैंने बोल दिया 1.0, ये डायरेक्टली भी लिख दो चलेगा, 1.012, ठीक है। चलो 1 2 यहाँ पे कितने लगेंगे? 12.110 ऐसे मान लो। तो आप ऐड करोगे तो 2 होगा, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे आएगा 1, 18, 19, 20, 21, 3, 4, है ना? ये आंसर आ रहा है और 3 के पहले पॉइंट लगा है, तो 1 2 3 के पहले पॉइंट लगा देती हूँ। एक बार चेक कर लो इसे। एक मिनट रुको वापस से सही से लिख रही हूँ। 12.11, 18.00 और 1.012, तो यहाँ पे 0 लगेगा। हाँ अब सही है। 2 2 1, 8 + 2 10 + 1 11, 1 कैरी 3 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट। हाँ चलो 31.122 आ रहा है। अब सुनना मेरी बात को, अब मेरी बात को ध्यान सुनना। अब आपको ओवरऑल नहीं देखना है, इसमें देखो डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। आफ्टर डेसिमल एडिशन सब्ट्रैक्शन में आफ्टर डेसिमल देखिए किसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमारे आंसर में भी उतने आफ्टर डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और ये जो मैं लिखती हूँ ना, एज इट इज लिखा करो, एज इट इज लिखा करो, याद रहेंगी चीजें। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या बोला मैंने? आफ्टर डेसिमल एडिशन सब्ट्रैक्शन में आफ्टर डेसिमल जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं हर एक में चेक करो। जैसे मैंने इन तीनों में चेक किया, इसमें कितना दिख रहा है? मैम इसमें एक भी नहीं है। अगर तुमने लिखा ये चीज तो तुम पिट जाओगे, एक भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है भाई। 0 क्या है? डेसिमल के बाद लिखा है और एंडिंग 0 है। कल सिग्निफिकेंट रूल पढ़ा के गई हूं मैं, अगर तुम्हें किसी भी इसमें डाउट आ रहा है ना तो इसके लिए लेक्चर देख लो जाके वापस से। सिग्निफिकेंट फिगर के रूल 10 मिनट में समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर है आफ्टर डेसिमल, यहाँ पे आफ्टर डेसिमल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सबसे कम किसमें मैम? इसमें। तो जिसमें मिनिमम है आंसर में भी हमारे आफ्टर डेसिमल उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, यानी कि इसका आंसर आएगा 31.1। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस
क्वेश्चन 31.1 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? क्या बात है, बहुत सारे थम्स अप, बहुत सारे यस मैम आ गया और बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिखा है। अब आपको पता है अगर आपको क्वेश्चन देता है एग्जाम में तो वो आपको हो सकता है चूज द करेक्ट ऑप्शन देता और ये भी वैल्यू लिख देता। वो बोलता है ये, अब तुम एकदम स्मार्ट बच्चे कि अरे यार पूरा टू पॉइंट के बाद हमने सब लिख दिया, बट असलियत में आंसर ये आएगा। क्यों? क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद मिनिमम वैल्यू को हम लिख रहे हैं। बहुत सारे आंसर आ गए, बहुत सारे आंसर। खाना खाते खाते पढ़ रहे हो तुम लोग, वेरी गुड। और बताओ, सोते सोते बस मत पढ़ना, खाना खाते खाते भी चलेगा, सोते सोते मत पढ़ना। भैया पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे में, इस वाले पे, अच्छा इस पे भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सॉल्व करने लगो, मैं पोल क्रिएट करने वाली हूँ, आंसर मत देना, सब चीटिंग कर लेंगे वरना। आंसर मत देना। क्वेश्चन है 31.1, इसका मैं लिख दे रही हूँ 31.1 आंसर आ रहा है, 31.1 विल बी द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.42 में ऐड करना है 1.32 और उसमें ऐड करना है 0.2। कुछ नहीं आगे तो 0 लगा दो। ठीक है, 4, हाँ लॉगिन मांग रहा है, ठीक है रहने दीजिए, कोई नहीं। 4 + 2 = 6, 7 8 9। ठीक है, 2 + 1 3, 3.94। तुम चैट बॉक्स में आंसर लिख दो, मैं देख रही हूँ, चैट बॉक्स में आंसर लिख दो। आंसर इन द चैट बॉक्स। कोई पूछ रहा है मोमो खाओगी? किससे पूछ रहे हो तुम? मोमो खाओगे किससे पूछ रहे हो तुम? क्योंकि मैं तो खा लूंगी अगर तुम जोमेटो कर पाओ तो कर देना चलो जल्दी से आंसर बता दो इसका। 3.9, 3.9, 3.9, 4, 4, 3.9, 3.94। ओके ठीक है, चलो ठीक है, बहुत सारे आंसर्स आ गए। अब सुनो क्या है यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या बोला है कि हमें क्या करना है, आफ्टर डेसिमल जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो वही हमें आंसर में लाना है। इसमें आफ्टर डेसिमल 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें आफ्टर डेसिमल 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें आफ्टर डेसिमल 2 सिग्निफिकेंट। ये वाली मिनिमम वैल्यू है, यानी कि हमारे आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए आफ्टर डेसिमल। तो करेक्ट आंसर है 3.9। वेरी गुड सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है, सारे बच्चों को जिसने जिसने ये लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड। क्या हमें सिग्निफिकेंट फिगर के रूल समझ में आ गए? चलो अब मैम ने बोला था आपको यहीं पे याद भी कराएंगी, तो मैम जल्दी से आपको सिग्निफिकेंट फिगर का रिवीजन कराती हैं। चलो ठीक है, हम साइंटिफिक नोटेशन समझ गए थे, सिग्निफिकेंट फिगर समझो। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन सिमिलर आपको डिवीजन में करना है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ये कहता है कि जब भी आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग करो, ओवरऑल बस एक चीज याद रखना, एक छोटा सा रूल याद रखना, एक छोटा सा रूल याद रखना। वो रूल ये है कि जब आप करोगे मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, एमडी जब आप कर रहे होगे, तो आप ओवरऑल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर पे ध्यान देते हो। और जब आप एडिशन या फिर डिवीजन कर रहे होगे, सॉरी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे होगे, तब आप आफ्टर डेसिमल ध्यान देते हो, आफ्टर डेसिमल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हो। तो एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक क्या मतलब, एक छोटी सी बात है जो अगर आप समझ जाओगे तो आप इसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। क्या बोला मैम ने? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या करो, ओवरऑल हर एक वैल्यू में देखो किसमें सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, एंड वही हमारे आंसर में भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के बराबर आएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा चेंज बस ये हो जाएगा कि जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, उसमें हम ओवरऑल ना देखते हुए आफ्टर डेसिमल केवल देखेंगे। अब मैम ने आपको बोला था कि रीडिंग बाद में करते रहेंगे, चलो कर लेते हैं, थोड़ा सा लिख दे, थोड़ा सा हम एनसीईआरटी को भी थोड़ा सा नहीं बहुत सारी इज्जत देते हुए इसको पढ़ते हैं। रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर एज इन द मेजरमेंट विद द फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें होगा वही आपको लिखना होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। एडिशन में क्या होगा, रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन ईदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर्स। तो इसमें राइट ऑफ द डेसिमल देखोगे, उसमें ओवरऑल देखोगे। समझ में आ गया? क्या आज के बाद हम साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे? क्या ये चीज सबको हो गई? प्रॉमिस है ना ये चीज का? आज के बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर और साइंटिफिक नोटेशन इसमें गलती नहीं करने वाले। आ गया ना समझ में? क्या बात है, क्या बात है, इसमें एक्सेप्शन कुछ नहीं है अभी। ठीक है, चलो परफेक्ट। तो हम बढ़ जाते हैं आगे, हम बढ़ जाते हैं आगे।
अब आते हैं हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में। लॉज होते क्या है पहले तो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नाम से थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, कुछ लॉ पढ़ने वाले हैं हम जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, केमिकली कोई चीज कंबाइन कर रही है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस जितनी भी होती हैं वो रिएक्शंस किसी ना किसी रूल के अकॉर्डिंग हो रही होती हैं, किसी ना किसी लॉ पे बेस्ड होती है। मतलब आप बोल रहे हो कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारा यू कैन से लॉजिक होगा, रूल्स लग रहे होंगे, है ना। ऐसा नहीं कि कार्बन किसी से भी मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, या कार्बन किसी से भी मिलके जो गैस बना रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी दिखा रही है। सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारी दुनिया में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो किसी ना किसी लॉ के अकॉर्डिंग हो रही हैं, और इसी के बेसिस पे हमें 5 लॉ पढ़ने होते हैं जो कि हमारे कहलाते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो हम एक एक करके इन 5 रूल को आज पढ़ने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पर उससे पहले समझ ले कौन से रूल है। 5 रूल है। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो एक बात बताऊं, जब आपको हेडिंग याद रहती है ना तो आपको उसके अंदर का पोर्शन भी याद हो जाता है। मतलब मैम एक एक करके मत याद करो, पहले सारे लॉ आपको पढ़ने चाहिए। नंबर 1 लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ेंगे हम। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। सेकंड हम क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड हम क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ हम क्या पढ़ेंगे? गे-लुसाक्स लॉ। और फिफ्थ में हम पढ़ेंगे एवोगाड्रोज लॉ। ठीक है, चलो भाई एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं। ये हमारे पास 5 लॉ होने वाले हैं। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन डिटेल में। नंबर 1 है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे बेसिक, सबसे प्यारा, सबसे इजी लॉ अगर कोई है तो वो यही वाला लॉ है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कंजर्व रहेगा, बचा कुचा रहेगा, खत्म नहीं होता मास। तो इसका क्या मतलब है मैम? ये कहता है मास ना ही तो क्रिएट होता है ना ही तो डिस्ट्रॉय होगा, है ना। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या फिर आप बोल सकते हो sum of masses of the reactant is always equal to the sum of masses of the product। क्या मतलब है? कुछ समझ नहीं आया? चलो सुनना ध्यान से। मान लो मैंने आपसे बोला मिथेन को जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो हमारे पास बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जो जनरल रिएक्शन होती है कि कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन जब भी रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से तो वो बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। यस मैम। अब अगर आप जो मिथेन और ऑक्सीजन जिसको रिएक्ट कराया है उन दोनों का मास निकाल के ऐड कर दो, फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना है उसका मास निकाल के जोड़ दो, तो दोनों का मास बराबर आ रहा होगा। अगर बराबर आ रहा है तभी हम बोलेंगे कि ये फॉलो कर रहा है अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सिंपल होता है। चलो हम एक एग्जांपल से और समझते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन से मुझे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का मास पता है कितना होता है? 12। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16 और 2 टाइम ऑक्सीजन है तो 16 × 2, ठीक है। तो देखो कितना हुआ, कार्बन होता है 12 प्लस 16 2 = 32, कितना हो गया? 44। ये मास आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है? चलो चेक करते हैं। कार्बन होता है 12 प्लस ऑक्सीजन होता है 16 और 2 टाइम ऑक्सीजन लिखा है तो ये ओवरऑल आएगा 12 प्लस 32 विच इज 44। तो ये इक्वल आ गया, यानी कि इस रिएक्शन में हम बोलेंगे ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सारी रिएक्शंस ये फॉलो कर रही होती हैं। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? जब आप सम निकालोगे रिएक्टेंट पता ना, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। जो रिएक्ट कर रहा है वो रिएक्टेंट और जो फाइनल बन के आ रहा है वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या कहता है ये लॉ? इन अ फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास किसी भी प्रोडक्ट का जो होगा वो किसके बराबर होगा? उसके रिएक्टेंट के मास के बराबर, ठीक है। और वी कैन से मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसने दिया था ये लॉ? ये एंटोनी लेवोशियर ने लॉ दिया था इन द ईयर 1789, ठीक है। 1789 किसने दिया था? लेवोशियर ने दिया था। 1789 में दिया था। क्या बोला था? कि जो मास होता है हर एक डिफरेंट मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो प्रेजेंट है रिएक्टेंट साइड वो बराबर होगा प्रोडक्ट के मास के बराबर। क्या हमें ये चीज समझ में आ गई? और भी एग्जांपल था, देखो आप ये वाला भी ले सकते थे, मिथेन वाला करके देखें। चलो कर लेते हैं। जब भी मैं हाइड्रोकार्बन में रिएक्ट कराती हूँ ऑक्सीजन तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। अब ये चीज याद रखना, जब भी ये वाली रिएक्शन लिखी हुई है, ये वाली रिएक्शन मतलब हर रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में होनी चाहिए। इफ यू कैन सी ये ऑलरेडी बैलेंस्ड थी तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर रिएक्शन बैलेंस करना भूल जाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस जरूर करना। चलो कर लेते हैं इसको जल्दी से। बैलेंसिंग तो पढ़ के आए हो 10th में, है ना। बैलेंसिंग तो पढ़ी होगी आपने। मैटर और मास, जनरली यहाँ पे मास और मैटर एक ही चीज बता रहे हैं, क्योंकि मैटर क्या होता है? हर चीज जिसका मास है ना, और जो कोई स्पेस ले रहा है तो वो मास से ही रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। चलो इसको देखो, बैलेंस कर लेते हैं पहले। कार्बन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन देखो 4 टाइम्स यानी कि यहाँ पे 2 लग जाएगा। ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गया तो यहाँ पे 2 लग जाएगा।
बैलेंस हो गई। अब चलो देखते हैं क्या ये फॉलो कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मास देखो, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1 और टोटल 4 बार। अगर आपको ये मास निकालना नहीं आता है तो मैं अभी आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास निकालना भी सिखा दूंगी, ठीक है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 12 + 4 कितना हो गया 16, ठीक है। 12 + 4 is 16, सही है। चलो ऑक्सीजन को देखो, ये आपने इसका निकाल लिया। ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन होता है 16, 2 × 16 है और आगे भी 2 लगा है 32, यानी कि ये कितना है, ये कितना आ जाएगा 16 × 2 = 32 और 32 × 2 is 64, 64, ठीक है, ये आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड हमने निकाल लिया था अभी, या आप चाहो दोबारा निकाल सकते हो। कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16 और 2 बार ऑक्सीजन लिखा है, तो 32 और +12 बराबर आएगा 44। वाटर का मास कितना होता है 18 होता है, वरना आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। कैसे निकलेगा 2 आगे जो लगा है पहले हमने वो लिख दिया। हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 बार हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, ठीक है, ये आपका है। 16 + 2 is 18, 18 × 2 is 36, है ना, 36 आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या ये सही है, देखते हैं क्या ये सही है, ठीक है। इसको ऐड करना है हमें, लेट्स सी इज इट करेक्ट और नॉट। 4 + 6 is 10, 1 कैरी, 6 7 8, 80 आ गया इस साइड। उधर देखो 6 + 4 is 10, 1 कैरी, 4 + 4 is 8, ये दोनों तो बराबर आ गए। मतलब दिस रिएक्शन इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। दिस रिएक्शन इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। नोट करते चलना साथ में। क्या ये सबको समझ में आ गया बहुत अच्छे से? क्या ये सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। सबने 80 लिखा है, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब तुम साथ में सॉल्व करते हुए चल रहे हो, और बिलीव मी अगर आप साथ साथ क्वेश्चन लगाते हुए चल रहे हो, आप साथ साथ नोट करते हुए चल रहे हो, बिलीव मी आपकी पूरी प्रिपरेशन होती जा रही है। बस ये जोश ठंडा मत होने देना आगे वाले चैप्टर्स में, ठीक है। बस ये जोश को मेरे फ़ोन से यही चला गया, चलो ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, वापस से लाइव आ जाऊँ मैं। हाँ ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हटा दूँ इस स्लाइड को, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए ना हम, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नींद आ रही है, कंट्रोल करो यार, नींद को कंट्रोल कर लो, ठीक है। थोड़ा सा जाग जाओगे, थोड़ा सा जाग जाओगे तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। चलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट, या जैसे आप बोलते हो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थोड़ा सा नाम से समझना। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब मैम जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वही तो कांस्टेंट होता है। अच्छा, डेफिनेट मतलब डेफिनेटली ये आंसर है, जैसे रिलेट करो ना, डेफिनेटली दिस इज गोना ही इज गोना टॉप इन द क्लास, या डेफिनेटली मतलब होगा ही होगा, है ना। जो चीज़ हो रही है, जो चीज़ एज इट इज रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, बस वैसे ही ये लॉ कहता है, एकदम सेम ये लॉ कहता है। समझो, सपोज करो मैं कोई भी लास्ट के 3 नाम ले रही हूँ, ठीक है। मेरे को लास्ट के एक डिजी करके नाम दिख रहा है, एक नाम तन्मय करके दिख रहा है, एक दिशा दिख रहा है, ठीक है। तो डिजी, तन्मय और दिशा, 3 लोगों के घर गई मैं, ठीक है। तो डिजी है भाई, तन्मय है एंड दिशा है, ठीक है। 3 लोगों के घर पे मैं गई, ठीक है। 3 लोगों के घर पे गई, मैंने बोला यार मैम आई है, पानी वानी नहीं दोगे तुम? तो उन्होंने बोला ठीक है मैम। अब डिजी क्या करके गया, उसने बोला आरओ का पानी लेके आता हूँ मैम के लिए, है ना, मैम आई है आरओ का पानी लेके आता हूँ। तन्मय गया, उसने देखा समुद्र, सी जो है ना, वहाँ से पानी भर लाता हूँ, घर पे तो आज पानी था ही नहीं। दिशा ने क्या बोला, दिशा ने बोला हटा यार, नल लगा है ना, उसी का पानी दे दो मैम को, आज अच्छा पानी रखा नहीं है घर पे। अब ये 3 लोग अलग अलग तरीके जगह से पानी लेके आए। पानी का टेस्ट थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि उसमें मिनरल्स वगैरह जो भी होंगे या जो भी इम्प्योरिटीज हैं उसके कंडीशन पे, है ना। लेकिन 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 क्या पानी का फॉर्मूला चेंज हुआ किसी में? क्या हम ये बोलेंगे डिजी जो लेके आया है वो H3O है, तन्मय जो लेके आया है वो हमारा H5O है, एंड दिशा जो लेके आई है वो हमारा H7O8 है? या हम बोल सकते हैं दिशा, डिजी जो है मैम वो आरओ का लाया था तो उसका पानी सही है, क्या हम ऐसा बोलेंगे? आर वी गोना से दिस, आर वी गोना से दिस? सही दिशा पे नहीं हो बेटा तुम लोग, सही दिशा पे नहीं हो अगर तुम बोल रहे हो ये सही है तो, ठीक है। चलो भाई आगे। अच्छा इसलिए तुमने दिशा नाम रखा है किसी ने? दिशा भाभी की बात हो रही है क्या यहाँ पे? नहीं यार, दिशा भाभी तो टैप वाटर नहीं दे सकती, वो तो आरओ वाला ही दे रही होंगी। ये जो दिशा हमारी क्लास में उसकी बात कर रही थी मैं, ठीक है। चलो इधर पे आओ वापस, सही दिशा पे हो ही नहीं तुम लोग एक तो। चलो इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्योंकि हमें पता है कि भाई पानी कहीं से भी आया हो, नो मैटर वो कहाँ से आ रहा है, वो H2O ही होगा,
वो क्या होगा, H2O ही होगा। तो केमिकल लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है नो मैटर किस सोर्स से आप पानी ला रहे हो, इट डजंट मैटर आप कौन सा सोर्स यूज कर, पानी केवल नहीं, डजंट मैटर कौन सा सोर्स यूज कर रहे हो, जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा सेम होता है, यानी कि उसका रेशियो भी हमेशा सेम होगा। समझना, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स एंड देयर प्रोपोर्शन बाय मास इज ऑलवेज डेफिनेट और एंड कांस्टेंट, यानी कि एक केमिकल कंपाउंड जो होता है कोई फर्क नहीं पड़ता कहां से आप उसे लेके आ रहे हो, इट डजंट मैटर विच इज इट्स सोर्स, उसमें सेम एलिमेंट्स होंगे और उसका प्रोपोर्शन बाय मास जब आप देखोगे तो वो भी सेम होगा। मैम प्रोपोर्शन बाय मास भी समझा दो, जैसे मैंने बोला डिजी ने भी H2O लाया, तन्मय ने भी H2O लाया एंड दिशा ने भी H2O लाया, तीनों ने H2O लाया, ठीक है। तो मास क्या होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 टाइम्स है, 2:2, ऑक्सीजन का मास 16, इधर भी 2:16 होगा और इधर भी 2:16 होगा, या मैं इसको और समराइज कर दूं तो 1:8, 1:8 और 1:8 ही रहा होगा जो मास है अपना, ठीक है। तो नो मैटर किस सोर्स से लाया जा रहा है, पर तुम ऐसा करना नहीं, अगर मैं कभी तुम्हारे घर आऊं तो मुझे आरओ वाला या मतलब नॉर्मल पानी पिलाना, ये समुद्र का पानी या नल से जबरदस्ती मत भर के लाना, ठीक है। चलो, तो जनरली क्या हुआ कि हमने देखा नो मैटर क्या सोर्स है, डेफिनेट और कांस्टेंट वर्ड्स हमने रख लिया, नो मैटर फ्रॉम विच सोर्स पर्टिकुलर कंपाउंड इज कमिंग, इट्स एलिमेंट्स एंड इट्स मास, एलिमेंट एंड प्रपोर्शन बाय मास इज ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट या फिर डेफिनेट। आपके एनसीईआरटी में क्यूपरिक ऑक्साइड, क्यूपरिक कार्बोनेट का एग्जांपल है CuCO3, एनसीईआरटी बोलती है, चलो इनको हटा दो, तीनों को, तीनों हट जाओ जल्दी से, चलो CuCO3 का एक एग्जांपल है एनसीईआरटी में वो बोलते हैं कि भाई ये CuCO3 है ना, चाहे आप इसका कैसा भी मास निकालो, चाहे आप इसका यू कैन से कैसे भी निकाल लो इसे, चाहे आप नेचुरल सैंपल निकालो और चाहे आप सिंथेटिक सैंपल निकालो, चाहे आप इसका मतलब कहीं से भी ले आओ, नेचुरल सैंपल निकालो और चाहे आप इसका सिंथेटिक सैंपल निकालो। इसका मतलब क्या होता है मैम, अरे मतलब या तो आप नेचुरल क्यूपरिक कार्बोनेट ले आओ, या फिर आप उसको मैन मेड वाला क्यूपरिक कार्बोनेट ले आओ, या आप किसी दोस्त के घर से क्यूपरिक कार्बोनेट ले आओ, या आप किसी लैब से जाके क्यूपरिक कार्बोनेट ले आओ, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसे होंगे, है ना, सिमिलर होंगे एंड इनका मास जो निकलेगा वो भी बराबर ही आएगा, जो मास निकलेगा वो भी बराबर आएगा, ठीक है। क्या हमें ये भी समझ में आ गया, क्या हमें ये भी समझ में आ गया? दिशा भाभी H2O इज H18O20 का है क्योंकि उन्होंने 5 RO से एक साथ काम कराया है। मेरी तरह जो क्यों मार रहे हो तुम, ठीक है। क्या ये सबको समझ में आ गया? कॉल दीगराज सर, क्यों करूं मैं कॉल, मेरी सैलरी टाइम पे आई है यार इस बार, मैं उन्हें कॉल क्यों करूं? ठीक है। क्लास ड्यूरेशन यार 1.5 आवर की आपकी क्लास होगी, ठीक है। 5 मिनट ज़्यादा हो जाएगा तो तुम क्या पढ़ोगे नहीं मुझसे? हाँ 5 मिनट मतलब अगर मैंने बढ़ा दिया तो तुम चले जाओगे क्लास छोड़ के, या 5 मिनट कम कर दिया तो चले जाओगे? नहीं ना, तो ड्यूरेशन क्यों पूछ रहे हो बार बार? चलो, क्या आप सभी को समझ में आ गया? क्या बात है यार, बड़े सारे थम्स अप आ गए, मुझे लग रहा है बड़े सारे थम्स अप से ज़्यादा यस मैम मतलब आ गए। चलो क्या बात है, तो मैं बढ़ जाती हूँ इससे आगे। थर्ड लॉ आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। नाम से समझाओ पहले, लॉ है ठीक है, वो वाला लॉ नहीं है, वकालत अकालत नहीं करनी है, लॉ है कोई मल्टीपल प्रपोर्शन। पहले मैम रेशियो प्रपोर्शन वाला तो सेम कंसेप्ट होगा ना, जो रेशियो आप निकाल रहे थे। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, बिल्कुल बस यही मतलब है, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट्स या कितने भी एलिमेंट्स हो रहे थे। मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि 2 से ज्यादा एलिमेंट हो, 2 से ज्यादा कंपाउंड बन रहे होंगे, दरअसल एलिमेंट नहीं, कंपाउंड 2 से ज्यादा बन रहे होंगे। अभी समझाती हूँ, पहले लॉ समझे फिर रीड करेंगे, क्योंकि मैम क्या कहती हैं, रीडिंग तो तुम खुद से भी घर पे कर सकते हो। अगर रीड ही कराना होगा तो वो तो तुम घर पे जाके अपनी बुक उठा लोगे। तुमने हमारा बैच क्यों खरीदा होता? अब तुमने बैच खरीदा है तो ऐसा करता है, तुमको थोड़ा सा इसके बेनिफिट्स दे देते हैं। रीडिंग बाद में करेंगे, पहले हम लॉ को समझते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि जब भी कभी 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और वो 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या बोल रही है मैम, 2 और मोर एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स जब भी कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने पे वो 2 और मोर प्रोडक्ट्स बना देंगे। क्या मतलब हुआ मैम? 2 एलिमेंट्स थे, उन्होंने कंबाइन किया। मैं एग्जांपल के साथ समझाती चल रही हूं, ठीक है। 2 एलिमेंट्स थे, मान लो कार्बन और ऑक्सीजन,
दो एलिमेंट्स थे, आपस में कंबाइन कर गए, आपस में कंबाइन कर गए, ठीक है, कंबाइन कर गए। तो हो सकता है ये दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई? कुछ नहीं, सिंपल बोला, दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और वो कंपाउंड बनाते हैं, सबको पता है। हमने बोला दो एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं इस बार, एक प्रोडक्ट नहीं, एक से ज्यादा, मतलब 2, 3, 4 जितने भी दो एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं आपस में और दो से ज्यादा प्रोडक्ट, या बोलो मोर देन वन प्रोडक्ट बना दे, मोर देन वन प्रोडक्ट, या जैसा लिखा है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना दे, ठीक है। तो उस कंडीशन में एक का मास हमेशा सेम होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कार्बन का मास कितना है, आप बोलोगे मैम 12, ऑक्सीजन का मास कितना है मैम 16, अब ये कंबाइन कर गए। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 16, यहाँ पे कार्बन कितना है 12, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 16। क्या ये मैंने सही लिखा है? मैं तुम्हें खुद ही बता देती हूँ ये मैंने गलत लिखा है, सही क्या होगा यहाँ पे? ये 16 नहीं होगा, ये 16 नहीं होगा। इन द चैट बॉक्स डाउट कैसे डाले कोई पूछ रहा है, डाउट बॉक्स ऐसे बना हुआ है ना बेटा, ऐसे डाउट करके, तो इसमें तो कुछ चल ही नहीं रहा है, मेरे में लॉग आउट हो चुका, अरे फोन ही हैंग हो गया यार, जस्ट अ सेकेंड, फोन हैंग हो गया, छुट्टी नहीं यार, छुट्टी नहीं हुई है, चलेगा फोन, टेंशन, हाँ चल गया शायद चल गया, हाँ चल गया। चलो 32 आ गया मेरे पास, बहुत सारे आंसर्स में 32 आ गया, वेरी गुड, 32 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि O2 लिखा है यार, क्योंकि O2 लिखा हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें यार, O2 का मतलब क्या है, मतलब 16 इंटू 2 करना पड़ेगा, जो कि होता है 32, ठीक है, लिख दिया हमने, 32 लिख दिया। अब देखो एक मास कांस्टेंट है, ये वाला मास जो है ये कांस्टेंट है ना, और जो ये वाला मास है जो मैं नेक्स्ट कलर से लिख रही हूं, ये कैसा है, डिफरेंट है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग जब आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे, यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 32 करोगे, 16 1 16 2 तो ये हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। मुझे पता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, मैं समझाऊंगी। यहाँ तक दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना? तो ये आएगा एक सिंपल होल नंबर रेशियो। जिसको कुछ भी समझ नहीं आया वो फिर से मेरा पूरी सारी बातें ध्यान से सुनना, सारी बातों को ध्यान से सुनना। यस मैम आ गया किसी के में, 32 भी आ गया सबका। ये रूल जिसको ये लॉ समझ नहीं आया कोई बात नहीं, मैं आपको वापस से समझाती हूँ, ध्यान सुनना। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या बोलता है ये लॉ? ये कहता है मैम डाउट है, डाउट बेटा डाउट बॉक्स में पूछ सकते हो आप, ठीक है। बस करो, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, हम ना माने सुनो मेरी बात, लॉ समझो ये वाला। 9:30 तक तो मिनिमम क्लास चलनी है यार तुम्हारी, बड़े हो गए अब तुम लोग, भूल गए हो क्या ये बात? भूलते जा रहे हो क्या बार बार? 11th में आ गए हो, कंसिस्टेंसी रखनी है ना? आधे बच्चे को चले गए होंगे, कह रहे होंगे हटाओ। सारे डाउट्स मैं एंड में देख लूंगी, टेंशन मत लो, डाउट्स देख लेंगे एंड में। चलो सुनना ध्यान से मेरी बात। अभी क्योंकि मेरे में डाउट बॉक्स मैं बार बार क्लिक कर रही हूँ, एज यू कैन सी डाउट ही नहीं, अभी तो नहीं। आप डाउट चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, चलेगा। अभी किसी ने पूछा था ना 24 वाला कुछ, तो वो भी बता दिया था। यू कैन आस्क योर डाउट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो। बस थोड़ा सा धीरे धीरे पूछो, सुनो इसे पहले ध्यान से। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब भी मिलते हैं वो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। हमने बोला जो कंपाउंड बन रहा है वो दो या दो से ज्यादा बन रहे हैं। 2 or more elements combine to form 2 or more compounds. Then उस टाइम पे क्या हुआ, दो कंपाउंड बन गए। अब एक तो कांस्टेंट मास होगा एक का, तो दूसरे का डिफरेंट होगा। तो जो डिफरेंट मास है उसका जब आप रेशियो निकालते हो, तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। यही है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वापस से समझते हैं मैम। लॉ कहता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, वापस से समझाऊंगी टेंशन नहीं, व्हेन 2 or more elements combine to form 2 or more compounds। 2 एक कार्बन था, 2 or more elements combine to form 2 or more compounds। Then the different masses of one element, डिफरेंट मास एक एलिमेंट का, इसका 12 था, इसका 16 था, इसका मास 12 था, इसका मास 32 था। द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट, ये तो सेम हो गया, उसको छोड़ दो। डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंस विद द
same mass of other element, same mass of other element always bears a simple whole number ratio, are in simple whole number ratio. तो अगर हम इन दोनों डिफरेंट वाले का मास निकाल लेंगे तो ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा. क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आ रहा है या आ गया? क्या ये समझ में आ गया? जल्दी से इन द चैट बॉक्स. मैम 0.12 में तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए ना. हाँ तो 2 ही है ना. मैंने क्या लिखा है? 0.12 कहाँ है क्वेश्चन? अच्छा मैंने 3 लिख दिया क्या? ओके ओके ओके. हाँ हाँ 2 होगा 2 होगा 2 होगा. खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क तो इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी हमने 2 ही लिए हुए हैं. आंसर तो सेम आएगा. हाँ हाँ 2 होगा 2 होगा. 2 विल बी द आंसर. 0 इनिशियल 0 काउंट नहीं होगा. ठीक है. और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो चैट्स मुझे दिख रही है तो आप चैट्स में डाउट पूछ सकते हो. चलेगा. ठीक है. मैम डू यू नो द रियल नेम ऑफ दिशा? नहीं यार ये नहीं पता. ये सब नहीं पता. मैं सही दिशा पे हूँ ना. मुझे नहीं पता. और किसी का कोई डाउट है इसी में पूछ लो. ठीक है. चलो रिपीट कर दूं? वापस रिपीट कर दूंगी. डोंट वरी. सारे यार तुमको बिना रिवाइज करे बिना मैम नहीं जाएंगी. रिवाइज कराए बिना मैम नहीं जाएंगी. टेंशन मत लो. ठीक है. टेंशन मत लो. रिवाइज किए बिना मैम नहीं जाएंगी. तो आपको कोई भी डाउट आएगा तो मैम बताती जाएंगी. ठीक है. ठीक है. ठीक है. दोबारा करवा दो मैम ये वाला. ओके वापस समझा दे रही हूँ. मैम प्लीज़ रिपीट प्लीज़ रिपीट. बहुत सारे रिपीट आ रहे हैं. चलो मैं बता देती हूँ. 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करेंगे. 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं. ये जो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट है इसमें एक एलिमेंट का मास सेम आ रहा होगा हमेशा और दूसरे का डिफरेंट. जो डिफरेंट मासेज है उसका जब रेशियो निकालोगे तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा. क्वेश्चन है मैम ये सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है? जैसे कि 1:2, 2:3, 1:3, 3:4, 1:4 है ना. 5 तक जो आ रहा है. 1:2:1, 2:1:3. मतलब अगर 7.98, 7:9:8 आ गया तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है. छोटा सा होल नंबर रेशियो आना चाहिए. बस वही इसका मतलब होता है. एक और क्वेश्चन समझोगे? चलो समझ लो. समझ लो. नाइट्रोजन कंबाइन किया ऑक्सीजन से तो उसने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाया. नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी बनाता है. डिफरेंट डिफरेंट 5 प्रोडक्ट्स बना सकता है ये. हम कोई भी 2 लेके देखते हैं. ठीक है. नाइट्रोजन का मास होता है 14. ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 16 और 2 टाइम्स है तो 32. यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 14. ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 16. ठीक है. अब इसमें क्या है? 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन किए. 2 और 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए. ठीक है. तो एक का मास सिमिलर होगा, एक का मास सेम होगा, दूसरे का मास डिफरेंट होगा. जिसका मास डिफरेंट है उसका जब रेशियो निकालोगे तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा. सिंपल होल नंबर रेशियो देखो आ गया. ठीक है. अभी समझ में आ गया हो यार तो जल्दी से थम्स अप कर दो. है ना. थम्स अप कर दो. क्लियर है. डायमेंशनल एनालिसिस कराया तो था बेटा कल. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन कर दिया है मैंने. मैम दिशा का रियल नेम नहीं पूछेंगे, ओलिविया का बता दो. क्या ये पढ़ने से तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? क्या वो जानने के बाद तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे? करेक्ट. मैम होल नंबर रेशियो क्या है यहाँ पे? होल नंबर रेशियो अरे यार सिंपल रेशियो ही बता रहे हैं. अभी तो बताया सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब है जैसे 1:2 हो गया है ना, 3:4 हो गया, 5:1 हो गया. ऐसे 5-6 तक जो वैल्यू आ रही है रेशियो है, सिंपल रेशियो है. मतलब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं आ रही, छोटी वैल्यू आ रही है. बस वही मतलब इसका है ना. 9:7 नहीं आएगा, 10:15 नहीं, ऐसे नहीं आता. छोटा सा रेशियो आएगा. ठीक है. ठीक है. सब लोग क्लियर लिख चुके हैं. अब मैं बढ़ती हूँ आगे नेक्स्ट लॉ की तरफ. नेक्स्ट लॉ है हमारे पास ये लुसाक्स लॉ. तीसरे हो गया या चौथा हो गया? तीसरे के बाद चौथा कौन सा है भाई? अच्छा इसमें लिखा होगा ये 4th नंबर है. दिस इज नंबर 4. दिस इज लॉ नंबर 4. ठीक है. दिस इज लॉ नंबर 4. जस्ट अ मिनट. यही हैंग कर गया आज. मतलब पहली क्लास है तो मेरे सारे एग्जाम्स ये जो हमारा बोर्ड है, फोन है, सब ले रहे हैं ना. देख रहे हो तुम लोग? चल जाओ भाई. देख रहे हो तुम लोग?
मतलब कहते नहीं है कभी कभी कि किस्मत ही खराब होती है आज मेरी, मुझे लग रहा है। चैट्स नहीं चल रही हैं तो रुक नहीं रही हैं, कंप्यूटर में चैट्स दिख नहीं रही है, दिख रही है तो जूम नहीं हो रहा है ज़्यादा, बोर्ड है तो रुका जा रहा है, काम नहीं कर रहा है ना। सही है यार। किसका मुंह देखा था आज मैंने उठने से पहले, मुझे याद नहीं आ रहा। आज उठने खुद का ही देखा था वैसे मैंने तो, उठने के सबसे पहले इंसान को मैंने खुद ही देखा था यार शीशे में। यही गलती हुई है मुझसे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैंने तभी ये सोचा नहीं। गेल सैक्स लो, अभी आते हैं, नाम पे मत जाओ, काम पे जाना अभी, ठीक है। क्लास कोई कह रहा है छुट्टी कर दो मैम, खाना खाने क्लास ही एंड कर दो। अरे चलेगा यार, ऐसा थोड़ी है कि जिंदगी से ही रुक गया हो वो बोर्ड, चलेगा चलेगा, टेंशन मत लो। देखा, तुमने छुट्टी की बात करी, बोर्ड चल गया हमारा। छुट्टी की ऐसे ही छुट्टी छुट्टी बोल दो फिर तो 2-3 बार, अगर ऐसे ही काम बनते जा रहे हैं उससे तो बोलते जाओ। गेल-लुसाक्स लॉ जो है ये अपना बेसिकली ये जो लॉ है, पहले मैं इसको ये कर दूं सही, ये 4th नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज 4th नंबर वाला लॉ, ठीक है। और ये लॉ क्या कहता है, ध्यान से सुनना। गेल-लुसाक्स लॉ ये कहता है हमारा, जब गैसेस रिएक्ट, पहले ये लिख लो ध्यान से, गैसेस के लिए है ये लॉ, इसीलिए ऊपर देखो क्या लिखा है, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स, है ना। क्या होता है ये लॉ, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम। जब भी गैस आपस में रिएक्ट करती है तो वो कुछ वॉल्यूम में रिएक्ट कर रही होती है, और ये जो वॉल्यूम होता है इसका जब आप रेशियो निकालोगे तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो निकल के आता है। अभी आपने मल्टीपल प्रोपोर्शन वगैरह में मास देखा था ना, डेफिनेट प्रोपोर्शन में मास देखा था ना। यहाँ पे क्या है, व्हेन गैसेस रिएक्ट, गैसेस की केवल ये बात करता है और किसी की नहीं। जब गैस आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो जब रिएक्ट करती है कुछ प्रोडक्ट बनता है, और वो जो गैसेस रिएक्ट कर रही होंगी वो जो वॉल्यूम उनका होगा वो भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। जैसे वहाँ पे मास सिंपल होल नंबर रेशियो था, यहाँ पे वॉल्यूम। आप सोच रहे हो मैम वॉल्यूम हम निकालेंगे कैसे, मास तो निकालना आता है। तो वॉल्यूम के लिए आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स को भी कैलकुलेट कर सकते हो, या जिसे आप बोलते हो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। नहीं समझ में आया, मतलब जो भी बैलेंसिंग के टाइम पे आगे वैल्यू रखी है वो वॉल्यूम कह सकते हो। एग्जाम्पल से समझना, हाइड्रोजन ने कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ तो वाटर बनाया, लेट करो, समझाती हूँ क्या लेट करना है। हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, क्योंकि ये सिर्फ गैसेस में ही होता है तो इसीलिए, ठीक है। वाटर बन गया, और वाटर को हमने मान लिया कि जो प्रोडक्ट बना है वो वेपर है, यानी कि गैसियस स्टेट पे। अब ये मैम ने क्यों बोला मान लो, क्योंकि कई बार आपको वाटर नॉर्मल भी लिखा हुआ दिखेगा, अगर उसमें गैसियस नहीं लिखा है आगे तो ये लॉ उस वाटर पे फॉलो नहीं होगा, वो सिर्फ आगे वाले एलिमेंट्स पे फॉलो हो रहा होगा, या कंपाउंड पे, इस पे फॉलो नहीं होगा। मतलब जो गैसेस है बस उस पर ये रूल लगता है। सुनना, गैसेस रिएक्ट, अब ये कुछ वॉल्यूम्स में रिएक्ट कर रही है। वॉल्यूम क्या लिखा है, ये जो इसका आगे बैलेंसिंग के बाद वैल्यू लगी है ना वो, तो जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती है वो कुछ वॉल्यूम में रिएक्ट करती हैं। अब इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालो तो 2 है रेशियो 1 है रेशियो 2 है। आंसर क्या आ गया, 2:1:2, दिस विल बी आवर आंसर। और ये क्या है, एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। मैम ये आपको कैसे पता, अरे 1 2 3 में ही तो रेशियो आ रहा है, 1 2 3 4 5 तक रेशियो आ रहा है, तो सिंपल होल नंबर रेशियो में आ जाएगा। वापस से सुनना, when gases react they do so in simple multiple ratio, वॉल्यूम के कंपैरिजन में। if products formed, अगर प्रोडक्ट भी गैसियस है, अगर नहीं है मैम तो मैम मान लो यहाँ पे लिक्विड लिखा होता, मान लो मैम आप यहाँ पे लिक्विड लिखा है, अब आप बताओ तो कुछ नहीं, इसको मत कंसिडर करना, इन दोनों को देख लो, 2:1 आएगा, वो भी सही आंसर है, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में तो चलेगा, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो बनेगा। अच्छा, इसकी एक कंडीशन होती है कि जब भी आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हो उस टाइम पे टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखना पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, वॉल्यूम जो हम निकाल रहे हैं वो डिफरेंट हो जाएगा, तो इसीलिए हमें वो चेंज नहीं करना है। अच्छा, ये लॉ किस पे एप्लीकेबल है, केवल और केवल गैसियस रिएक्शंस पे, या जो गैसेस में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उन पे, ठीक है। गेल-लुसाक ने ये लॉ दिया था 1808 में। रिपीट करें, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम का जब आप रेशियो निकालोगे तो वो कैसा आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। याद रखना ये चीज, रेशियो जो निकाल रहे हो उसमें रिएक्शन को बैलेंस किए बिना मत लिखना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्या ये समझ को आ गया, क्या ये समझ में आ गया, क्या ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। 2:1 2:1 2:1 मैम 2:1 लिख सकते हैं इन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, हाँ लिख सकते हो 2:1 चलेगा। डिपेंड कर रहा है ना बेटा, पहले क्या लिखने को बोला है उसने, पहले के जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पहले लिखा है तो उसकी वैल्यू ऊपर रख लो, कार्बन डाइऑक्साइड पहले लिखा है तो उसकी वैल्यू ऊपर रख लो, ठीक है। क्या समझ में आ गया सबको, मासेस तो इसके मासेस भी सिंपल होल नंबर रेशियो ही ला रहे होंगे, है ना। यस, बहुत सारे यस आ गए मेरे पास। मैं ना आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगी, अभी तो मैं एग्जाम्पल के साथ समझाते हुए चल रही हूँ,
एक बार नंबर ऑफ मोल्स और ये सब निकालना सीख लो, फिर अपन क्वेश्चन भी कर लेंगे इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एवोगाड्रोज लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, ठीक है, एक मिनट, ये है फिफ्थ लॉ अपना, लॉ नंबर 5, ठीक है, फिफ्थ लॉ है ये अपना, ठीक है, एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रो, वैसे एग्जैक्ट तो इसको एवोगाड्रो प्रोनाउंस करेंगे, बट आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। एवोगाड्रोज लॉ क्या कहता है, सिंपल सी डेफिनेशन के पहले चलो समझ ही लो, तुम ऐसा करो, ये मैंने ना 2 कंटेनर ले लिए, एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये है। मैंने बोल दिया कि मैंने इन दोनों कंटेनर में सेम रख दिया है टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कांस्टेंट कर दिया मैंने, इसको मैंने चेंज नहीं किया, ठीक है। अब मैंने बोला पता है इसका वॉल्यूम कितना है, तुमने बोला मैम कितना, मैंने बोला 1 लीटर, 1 लीटर का कंटेनर है। फिर मैंने बोला पता है इसका वॉल्यूम, भले ही आपको छोटे और बड़े दिख रहे हो, डोंट वरी, सेम है मान लो, तो ये है 1 लीटर, ये दोनों 1 लीटर के हैं, दोनों क्या हैं, दोनों 1 लीटर के हैं, ठीक है, ये दोनों 1 लीटर के हैं, हम मान लेते हैं ये बात, ठीक है। अब मैंने बोला इसमें मुझे हाइड्रोजन गैस मैंने डाली हुई है, इसमें मैंने ऑक्सीजन गैस डाली हुई है, कोई भी गैस, कोई भी XYZ गैस ले लो, ठीक है। आपने बोला, मैंने बोला पता है जब हाइड्रोजन डाली मैंने, तो हाइड्रोजन के ओवरऑल 50 मॉलिक्यूल्स अंदर जा पाए, है ना, जितना कंटेनर है उसके हिसाब से देखा, ठीक है। तो मैंने तुमसे बोला ये बताओ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स गए, तो आंसर पता है क्या होगा, 50 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा, अब मैम कोई और गैस भी ले आओ, चलो ऐसा करते हैं, मैंने ना अब क्या किया, मैं तीसरा कंटेनर लेके आ गई। अब मैंने क्या किया, अब मैं तीसरा कंटेनर लेके आ गई, ठीक है। तो कंटेनर नंबर 3, और मैंने भी सेम बोल दिया, मैंने बोला ये भी सेम है, 1 लीटर का कंटेनर है, 1 लीटर का ये कंटेनर है, ये कंटेनर कितने लीटर का है, 1 लीटर का, 1 लीटर का, ठीक है, 1 लीटर का ये कंटेनर है। अच्छा, अब मुझे बताओ मैं अमोनिया गैस लेके आ गई, कितने मॉलिक्यूल्स गए होंगे अमोनिया गैस के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द चैट बॉक्स, कितने मॉलिक्यूल्स गए होंगे अमोनिया के। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगी आफ्टर द चैप्टर खत्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ब्रेक की जरूरत नहीं बेटा, थोड़ी देर क्लास बस और चलेगी, बस 15 मिनट की क्लास और बची है, ठीक है। एटॉमिक मास कैसे निकाले अभी समझा दूंगी, डोंट वरी, वो टॉपिक ही अलग है, ठीक है, समझा दूंगी, ठीक है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। 50 50 50 50 50 50 बहुत सारे आंसर्स आ गए, इज द राइट आंसर 50 मॉलिक्यूल्स। अब ये हो कैसे रहा है, ये एवोगाड्रोज लॉ से हो रहा है। एवोगाड्रो लॉ क्या है भाई, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। यानी कि इक्वल वॉल्यूम्स अगर है तो उसमें किसी भी गैस के इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर 1 लीटर का ही कंटेनर है तो कोई भी गैस डाल दो, कोई भी गैस डाल दो, अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा है तो उस गैस के इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही अंदर जा सकते हैं। वापस से सुनना क्या है, equal volume of all the gases under the same condition of temperature and pressure contains equal number of molecules, equal container है, बस आपको ये इससे याद रखना था, इससे याद रखना था, सिंपल। अगर हमने 3 कंटेनर 4 कंटेनर 10 कंटेनर ले लिए, वॉल्यूम इक्वल कर दिया सबका, सेम कंडीशन में रख दिया, यानी कि टेम्परेचर प्रेशर हम नहीं बढ़ा रहे हैं, वो कर दोगे तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाएंगे, वो हमने कांस्टेंट रख दिया, तो जितने भी वॉल्यूम, जितने भी किसी एक गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गए उतने ही दूसरे के जाएंगे, उतने ही तीसरे के जाएंगे, यानी कि हमेशा बराबर होने वाला है। एक और डेफिनेशन हो सकती है, वॉल्यूम ऑफ अ गैस कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, एज आई सेड मोल्स भी बोल सकते हो इसे, है ना, मॉलिक्यूल्स और मोल्स हो चाहे मॉलिक्यूल्स हो, दोनों पे ये चीज लग रही है, ठीक है। तो यही है हमारा एवोगाड्रोज लॉ, ठीक है। मोल देखो, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो हुआ क्या, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन है, 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन है तो 2 मोल है ना, 1 टाइम ऑफ ऑक्सीजन है तो 1 मोल है, यानी कि 2 टाइम ऑक्सीजन होता तो उसके भी 2 मोल जाते, है ना। 2 टाइम्स ऑफ वाटर है तो 2 मोल्स है, ठीक है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो इक्वल वॉल्यूम में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, बस सिंपल सा। एवोगाड्रो लॉ इज व्हाट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, खत्म एवोगाड्रोज लॉ, ठीक है। क्या हम सारे लॉ को एक बार रिवाइज कर ले, क्योंकि लॉस खत्म हो चुके हैं। चलो सारे लॉ को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे। लॉ ये कहता है पहला हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ 5 लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, देन आता है हमारे पास गे-लुसाक्स लॉ, और लास्ट में आता है एवोगाड्रोज लॉ, ठीक है।
सिक्स्थ रूल जो आप बोल रहे हो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इट इज नॉट इन योर सिलेबस, वो 11th में नहीं है आपके, वो कंपटीशन वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है, अदरवाइज उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलो पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कंजर्व रहेगा यहाँ पे, मतलब रिएक्टेंट साइड के जितने भी चीज़ें हैं, रिएक्टेंट्स के मास निकालेंगे हम और प्रोडक्ट का मास निकालेंगे तो वो बराबर आ जाएगा। मास निकालना जिसको आता है वेरी गुड, जिसे नहीं आता है वो टेंशन ना ले, क्योंकि मास के लिए हम एक नेक्स्ट क्लास में टॉपिक भी पढ़ेंगे, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। ये जो मैं मासेस निकाल रही हूँ ये कैसे आ रहा है ये मैं आपको समझा दूंगी अगर आपको नहीं आता है। वैसे ये 10th का कंसेप्ट है, आना चाहिए, नहीं आता कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं ये चीज़ अलग से ही समझाने वाली हूँ वैसे भी, ठीक है। तो क्या बोलता है ये कि रिएक्टेंट का जो मास है, सारे रिएक्टेंट्स का मास जोड़ लो, प्रोडक्ट का मास जोड़ लो, बराबर आएगा। ये याद रखना, कोई भी लॉ लगाओ, रिएक्शन को बिना बैलेंस किए मत लिखना, रिएक्शन को बिना बैलेंस किए मत लिखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट, ये क्या कहता है, डेफिनेट रहेंगी सारी चीजें। डेफिनेट रहेंगी मतलब मैम, मतलब नो मैटर किस सोर्स से आप कोई चीज लेके आ रहे हो, उसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे और उनका मास निकालोगे तो वो हमेशा बराबर आएगा। यानी कि पानी कहीं से भी ले आओ वो H2O के फॉर्म में होगा और उसका रेशियो 1:8 ही आ रहा होगा। सिमिलरली क्यूप्रिक कार्बोनेट को भी देख सकते हो, किसी को भी देख लो, कोई भी कंपाउंड मॉलिक्यूल उठा लो, उसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे एंड उसका जो रेशियो आएगा मासेस का वो भी इक्वल आएगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब कंबाइन करके 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे होंगे तो किसी एक का मास हमेशा सेम होगा और दूसरे का मास हमेशा बदलता रहेगा। जिसका मास बदल रहा है उसका जब आप रेशियो निकालते हो मासेस का तो वो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो आता है। क्या कहता है, 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 2 या मोर कंपाउंड्स, 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, ठीक है। देन द मासेस, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक का डिफरेंट होगा एक का सेम होगा, विच कंबाइन विद द मासेस ऑफ सेम एलिमेंट, है ना, सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट, वो हमेशा बेयर करेगा एक सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। ये लॉ किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था 1803 में। नेक्स्ट आता है हमारे पास गे-लुसाक्स लॉ। वॉल्यूम, ये गैसेस के लिए है, गे-लुसाक्स लॉ इज फॉर गैसेस। क्या होता है ये लॉ में, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम, जब भी गैस आपस में रिएक्ट करेगी वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम में रिएक्ट कर रही होगी। इनके जब वॉल्यूम का रेशियो निकालोगे तो वो कैसा आएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। गैसेस रिएक्ट वॉल्यूम में करेंगी, अगर प्रोडक्ट गैसियस है तो ठीक है, नहीं है तो उसे नहीं लेंगे हम, ठीक है, उसे कंसिडर नहीं करेंगे। और इन दोनों का वॉल्यूम निकाल लो। मैम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, बैलेंस करके देख लो, जो भी बैलेंस वाली वैल्यू है वही वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो वो अपना सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा। एवोगाद्रोस लॉ, क्या कहता है एवोगाद्रोस लॉ, 2 कंटेनर रख दिए हमने, है ना, हमने तो भाई सिंपल 2 कंटेनर रख दिए, इनका हमने इसमें इक्वल वॉल्यूम रख दिया, इक्वल वॉल्यूम रख दिया तो इसमें कोई भी गैस डाल दो, कंडीशन क्या है, प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखना है, तो कोई भी गैस डाल दो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो कि यार एक कंटेनर था, ठीक है, इसमें ना 10 मॉलिक्यूल्स या 10 मोल गए हैं हाइड्रोजन के। दूसरा कंटेनर था उसमें 10 मॉलिक्यूल्स या मोल गए हैं नाइट्रोजन के। तीसरा कंटेनर था उसमें 10 मोल या मॉलिक्यूल गए हैं नाइट्रोजन अमोनिया के, या ऑक्सीजन ले लो, कुछ भी ले लो ऑक्सीजन के। अब मैंने बोला यार पता है ये वाला जो कंटेनर है ये 5 ml का है, चलो जल्दी से बता दो ये दोनों कंटेनर कितने ml के होंगे, बचे हुए 2 कंटेनर कितने ml के होंगे, बचे हुए 2 कंटेनर कितने एलिमेंट्स के होंगे। छुट्टी, अब ब्रेक क्या चाहिए, छुट्टी होने वाली है आफ्टर दिस लेक्चर खत्म। अरे यार डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ लेना, 10 मिनट का कंसेप्ट है, 10 मिनट का कंसेप्ट है यार, जल्दी से इन द चैट बॉक्स। यार आंसर नहीं दे रहा कोई, 17, 5, 5, 5, 5, अब आ गया आंसर, वेरी गुड, 5 ml। लेकिन ये तुम कब बोलोगे, ऐसे डायरेक्ट मत बोलना पहले मैम बताओ टेम्परेचर और प्रेशर कैसा है। अगर मैंने बोला कांस्टेंट है तभी आंसर बोलना, कांस्टेंट नहीं है तो डिफरेंट है, ठीक है। चलो तो एवोगाद्रो लॉ सिंपल क्या था भाई, V N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर N पता है तो V बराबर हो जाएगा, है ना, और V पता है तो N पता चल जाएगा। मतलब इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या इक्वल मॉलिक्यूल्स तो इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। मुझे लग रहा है सारे लॉ तुम लोग को बहुत ही ज्यादा अच्छे से आ गए। क्या ये सच है, क्या सबको सारे लॉज आ गए? तो पहले बहुत सारे थम्स अप आ जाए यार। देखो लर्न भी करवाती जा रही हूँ साथ में। क्या चाहिए तुम्हें जिंदगी में, चाहिए क्या बताओ, क्या ये सबको समझ में आ गया? इफ यस तो हार्ट वाला इमोजी भेज दो, या जो भी इमोजी है तुम्हारे पास भेज दो, या थम्स अप भेज दो। समझ में आ गया? खाना खाना है खा लो यार, साथ खाते जाओ, कोई बात नहीं। मैम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज फॉल्स। फॉल्स मतलब
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल masses of the product is equal to the total mass of the reactant. It is correct. It is correct. ठीक है, क्या ये सबको समझ में आ गया? 5 ml इज द राइट आंसर. यस 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 यस, हार्ट भी आ गया, यस भी आ गया, हार्ट भी आ गया, यस भी आ गया. मैम इमोजी ही नहीं आ रहा है. कोई बात नहीं, तुम यस लिख दो. जिसके में इमोजी ही नहीं आ रहा है, भैया इमोजी उसमें लगा नहीं हुआ है क्या? बहुत लोगों के में नहीं आ रहा है, थंब वाला है. सारे ऑन है क्योंकि किसी के में भी नहीं आ रहा था. हाँ जी भाई, क्लियर है, क्लियर है, पक्का? क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड. अब आ गए मेरे पास इमोजीज. चलो ग्रेट ग्रेट, हम बढ़ जाते हैं सारे लॉज से आगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे. अब बस 5 मिनट तुम्हारे 5 मिनट और लूंगी. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ के ही जाओ, ठीक है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ के जाओ यार. डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने एक लॉ दिया था, क्योंकि ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, मुझे पता है ये तुम लोग पढ़ के आओ, इसीलिए बस ये हम करा रहे हैं ताकि नेक्स्ट, क्योंकि मैं चाहती हूँ हम इस चैप्टर को मैक्सिमम 5 क्लास दें, है ना? बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो 4 से 5 क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे इन डिटेल, याद करते हुए चलते हुए, ठीक है? चलो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को समझना. जिस टाइम पे किसी को कुछ नहीं पता था, उस टाइम पे डाल्टन ने एक बहुत अच्छी खोज करी एटम के बारे में. खोज नहीं कहेंगे, एटम के बारे में बताया. ये बात सच है कि उनकी बहुत सी जो उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए वो गलत प्रूव हो गए. आज के टाइम पे वो गलत हैं, बट इन्होंने उसके बारे में बताया जो पहले किसी ने बताया ही नहीं था. अब एटम है, हम समझ चुके थे, हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी जिसमें हमें पता चल गया एटम है इस दुनिया में, पर एटम की प्रॉपर्टी क्या है ये किसी ने नहीं बताया, ये हमें जॉन डाल्टन ने बताया. तो ऑल्दो द ओरिजिन ऑफ द आइडिया दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल, वो हो चुका था, ऑलरेडी कंप्लीटेड, लेकिन ये एटम है क्या, इसमें क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं, कैसी प्रॉपर्टीज हैं, ये हमें जॉन डाल्टन ने बताया, ठीक है? एटम वर्ड कहां से आया? एटोमियो से. एटोमियो जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, इनडिविजिबल, जिसे डिवाइड नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि उस टाइम पे तो यही पता था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है ना? तो 1808 में, ईयर भी याद रखना, 1808 में जॉन डाल्टन ने एक न्यू सिस्टम बताया केमिकल फिलॉसफी का, यानी कि एटम के बारे में कुछ समझाया और कुछ पोस्टुलेट्स दिए. क्या पोस्टुलेट्स दिए? पहला पोस्टुलेट, इन्होंने बोला मैटर, जैसे आप बोल रहे हो कि हैव सम स्पेस, हैव सम मास, जो आप मैटर के बारे में बोल रहे हो ना, वो एटम से मिलके बना है. मैटर किससे मिलके बना है? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से, जिसको आप एटम बोल रहे हो. एटम बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल और इनडिविजिबल है. क्या ये बात ये सच कह रहे हैं? क्या ये बात ये सच कह रहे हैं? क्या एटम इनडिविजिबल होता है? क्या एटम इनडिविजिबल होता है? सबको पता है आज के टाइम पे एटम को हम तोड़ सकते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में. बट इनके अकॉर्डिंग यही था कि यार जो एटम होता है उससे ही ये पूरी दुनिया बनी है. एटम सबसे छोटी चीज है जिससे ये दुनिया बनी हुई है, ठीक है? मतलब हर वो चीज, जैसे मैं बोल रही हूँ कि ये मेरे पास बॉटल रखी है, ठीक है? तो ये मैटर है. क्यों मैटर है? मैटर क्यों है? क्योंकि ये कोई मास है इसका और इससे कुछ स्पेस ले ली. तो ये किससे मिलके बनी है? एटम से मिलके बनी है. मेरे पास ये पेन है, इसने कुछ जगह ले ली और इसका कुछ मास है, यानी कि ये एटम से मिलके बनी है. मैं खुद मेरा खुद का कोई वेट है और मैं कुछ स्पेस ले रही हूँ, तो मैं एक मैटर हूं. और मैं किससे मिलके बनी हूं? एटम से मिलके बनी हूं. तो दुनिया की हर चीज जो मैटर है वो एटम से मिलके बनी है, ठीक है? ठीक है, चलो. और एटम को क्या बोला कि ये बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, और ये डिवाइड नहीं हो सकता, तोड़ नहीं सकते आप इसे. इट इज इनडिविजिबल, ठीक है? इनडिस्ट्रक्टिबल, खत्म नहीं हो सकता ये कभी, ठीक है? अल्टीमेट पार्टिकल्स, इसे ही आप बोलते हो एटम, ठीक है? इनडिस्ट्रक्टिबल तो है बट इनडिविजिबल नहीं है, ठीक है? सो पहला पोस्टुलेट. दूसरा पोस्टुलेट, एटम जो है सेम एलिमेंट का वो हर तरीके से बराबर होगा. अब इसका मतलब समझना, ये हमने कल पढ़ा था हाइड्रोजन है एलिमेंट, इस एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन होंगे, है ना? हाइड्रोजन होंगे. इनके अकॉर्डिंग इनका कहना है अगर कोई एटम है सेम एलिमेंट में, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है? ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन का एक एलिमेंट है, दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इसमें भी एटम्स मिले हुए हैं. तो अगर सेम एलिमेंट के एटम है, हाइड्रोजन के सेम एलिमेंट के एटम हैं, तो वो सेम होंगे हर प्रॉपर्टी में. क्या ये बात सही है? अगर नहीं तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये गलत क्यों है? ये सही नहीं है. चलो मैं ही बता देती हूँ, ये पोस्टुलेट गलत है, बट क्या आप बता सकते हो क्यों? बताना, ठीक है? फिलहाल इन्होंने बोला अगर कोई एटम एक ही एलिमेंट का है, मतलब डिफरेंट नहीं, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम को जब देखोगे ना, तो अगर वो एक ही एलिमेंट का है तो वो पूरी तरीके से उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम है. मतलब इस मार्कर के अंदर जितने भी एटम है वो सब एक जैसी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, सारे के सारे. उनका मास सेम है, उनका साइज सेम है, उनका शेप सेम है, उनका सारी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सब सेम है. बट एक्चुअली में ये चीज गलत है.
है ना। बहुत सारे आंसर्स आ गए। आइसोटोप इज द, कोई आइसोमर लिख रहा है, आइसोमर मत लिखो, वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, ठीक है। आइसोटोप की वजह से ये वाला पॉइंट गलत हो गया था, ठीक है। अभी हम समझेंगे क्या गलती है इसमें। फिलहाल तो उसके पोस्टुलेट अभी हम फिलहाल समझ रहे हैं, उसमें क्या गलती है वो हम डिफेक्ट्स में समझ लेंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अब मान लो ये हाइड्रोजन का एलिमेंट है ना, इसमें हाइड्रोजन के एटम्स हैं। ये हमारे पास क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन के एटम्स हैं। इन्होंने बोला अगर डिफरेंट है, मतलब इसके एटम और इस बॉटल के एटम अगर देखोगे तो वो हर चीज में डिफरेंट होंगे। साइज डिफरेंट, शेप डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी डिफरेंट, उनका मास भी डिफरेंट। पर ये बात भी गलत थी। क्या आप बता सकते हो इसमें क्या गलती है? डिफरेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स एंड हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कुल्लू भैया आ चुके हैं अपनी क्लास खत्म करके। हाँ मार डालो मुझे, क्योंकि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। जेलस पीपल। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? कैसे हो तापुर मैम? तापुर मैम ऐसे कर रही है ताकि मैं लंबी दिखूं। चलो मैं ऐसा हो जाता हूँ। कैसे हो तापुर मैम आप? कैसी चल रही है क्लास? क्लास एकदम मस्त, एकदम मजेदार। लेकिन बच्चे बोल रहे हैं यार छुट्टी कर दो। देख रहे हो आप मैं कितना मतलब देर तक पढ़ाती आप हूँ। तो बोल रहे थे 1 घंटा 1 मिनट। मैं इन लोग से बोल रही थी मैं सिर्फ 1 घंटा 1 मिनट पढ़ाऊंगी। मेरी सारी क्लास खिंचती चली जा रही है। आपने रवि सर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ? मैंने सबका रिकॉर्ड तोड़ना है, मुझे सबका रिकॉर्ड तोड़ना है। ऐसा पढ़ाऊंगी, ऐसा पढ़ाऊंगी किसी के बस की नहीं होगी। हाँ ऐसे ही कितना रह पढ़ाऊंगा गया? बस 5 मिनट और। चलो ठीक है, पढ़ाओ। ऑल राइट, चलो बाय बाय। 5 मिनट और पढ़ लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला हमने, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, अगर डिफरेंट एलिमेंट हैं तो इनके जो एटम्स होंगे वो पूरी तरीके से डिफरेंट होंगे, पूरी तरीके से डिफरेंट होंगे। मतलब इन दोनों की कोई सिमिलैरिटी नहीं है, समझे? ये भी गलत था, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दिया था। इसका आंसर क्या है? आइसोबार्स। अभी हम समझेंगे इन दोनों को, ठीक है। हम आगे चल के ये भी समझेंगे, डोंट वरी। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बोला एटम जो है वो सबसे छोटी यूनिट है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, एटम ही आता है। एटम से एलिमेंट बनते हैं और एलिमेंट भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एटम 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के आपस में कंबाइन करेंगे और वो एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड बना लेंगे। क्या ये बात सही निकली? बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों पोस्टुलेट्स एकदम सही निकले, ठीक है। ये दोनों पोस्टुलेट सही निकले। कल ही हम पढ़ रहे थे ये चीज कि एटम्स आपस में कंबाइन करेंगे ये वो, तो क्या बनेगा? कंपाउंड बनेगा। फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करते हैं, एलिमेंट्स भी बोल सकते हो ना। एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज। कुछ भी कर लो, कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज कर लो, एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। क्या ये बात सही है? आंसर इज नहीं। हम केमिकल तरीके से इसको तोड़ सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन और रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। जब आप केमिकल रिएक्शन देखोगे तो उसमें केवल और केवल क्या हो रहा होगा, मतलब मैं इसको समझाती हूँ क्या बोला इन्होंने। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहे हैं ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं वाटर, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि ये दोनों आपस में मिलके, आप जो इनका कॉम्बिनेशन देख रहे हो, वो जबरदस्ती नहीं लिखोगे, वो इन्हीं से मिलके बना है। यानी कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व करता है, उसमें कॉम्बिनेशन भी हो रहा होता है, उसमें सेपरेशन, तोड़ भी सकते हो आप, है ना, इसी की दूसरी ऑपोजिट रिएक्शन लिख दो, और उसमें रीअरेंजमेंट भी हो रहा होता है, हो सकता है एटम्स का। कुछ भी तीनों में से चेंज कर लो वो भी हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। तो ये सारे के सारे इनके पोस्टुलेट्स थे। क्या हमें पोस्टुलेट समझ में आ गए? तुम्हें बस थम्स अप आ जाए। पीडीएफ आपको नोट्स की मिल जाएगी भैया, एप्लीकेशन में ही मिलेगी ना, इसी में आपको नोट्स मिल जाएंगे क्लास के बाद यू विल बी गेटिंग द नोट्स, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। क्या ये सबको समझ में आ गया? परफेक्ट वाला समझ में आ गया? ग्रेट। डाउट 5 पोस्टुलेट, 5th वाला पोस्टुलेट, एटम्स 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के आपस में कंबाइन करते हैं और सिंपल होल रेशियो में कंबाइन करेंगे, और ये कंबाइन करके मॉलिक्यूल या कंपाउंड बना लेंगे, ये लिखा है। वैसे एलिमेंट आपस में कंबाइन करके हमने पढ़ा है, बट यहाँ पे एटम की ये प्रॉपर्टी बता रहे थे, सारी की सारी ये सारी प्रॉपर्टी एटम की बता रहे थे, तो एटम के बारे में बोला गया है, ठीक है। परफेक्ट, चलो बहुत सारे यस आ गए। लेकिन हमको पता है ये बात, हम ये चीज़ पढ़ के आए हैं कि पूरी थ्योरी सही नहीं है, कुछ गलतियां हैं, कुछ पोस्टुलेट्स की यू कैन से लिमिटेशन है। नंबर 1, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो आप बोल रहे हो, सबसे पहली गलती तो सबसे मेन गलती हो गई, इनडिविजिबल बोल रहे हो आप एटम को। एटम कैसे नहीं टूट सकता? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सब डिवाइड हो सकता है ना। तो ये दूसरा, आइसोटोप आ गए। तब तक आइसोटोप होते क्या है? वो एटम्स, मैं अगेन आइसोटोप भी हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एटम्स जो होंगे सेम एलिमेंट के, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम atomic number but different atomic mass।
एटम्स सेम एलिमेंट के, आप अगर कंफ्यूज हो तो अगेन आइसोटोप्स वैसे तो पढ़ के आए हो, अगेन नहीं पढ़ के आए हो, सेकंड चैप्टर में पढ़ने वाले हो डिटेल में। दो एटम्स अगर सेम, जैसे एक हाइड्रोजन का आइसोटोप पढ़ा होगा, बहुत फेमस है, 1H1 2H1 3H1, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। इसमें हाइड्रोजन में हर जगह एटॉमिक नंबर देखोगे तो वो सेम आता है और एटॉमिक मास देखोगे तो वो डिफरेंट आता है, यानी कि एलिमेंट एक ही है हाइड्रोजन, उसके अंदर जो एटम्स है वो अलग अलग मास के हैं। पर इन्होंने तो कहा था कि अगर सेम एलिमेंट के एटम है सब बराबर होंगे, बट ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इन्होंने बोला था मास कन्वर्ट नहीं हो सकता किसी में, बट इसमें मास कन्वर्ट हो जाएगा। एटम को डिविजिबल बता दिया। इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई डू एटम कंबाइन, और वो कंपाउंड बनाएंगे। आप बोल रहे थे कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे, पर वो कंबाइन कर क्यों रहे हैं, मॉलिक्यूल बना क्यों रहे, वो भी गलत हुआ। न्यूक्लियर रिएक्शन से हमें ये पता चला कि एटम एक एलिमेंट का कन्वर्ट भी हो सकता है दूसरे एलिमेंट में, वो भी इन्होंने नहीं बताया। ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एलिमेंट हो सकता है, वो भी। अब इस वर्ड पे कंफ्यूज मत होना, इस वर्ड पे कंफ्यूज नहीं होना, इसको भी आपको मैं डिटेल में देखो। अब मैं समझाती हूँ, इनफैक्ट ये वाला पॉइंट आपके एनसीईआरटी में है भी नहीं, आप चाहो तो इसे हटा भी सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली डिफरेंट जो जिस भी चीज को मैं बोल रही हूँ, जैसे आइसोटोप, अब आइसोटोप इस चैप्टर में है ही नहीं, 10th में पढ़ के आए हो, और मैंने जितना समझाना था आइसोटोप बेसिक समझा दिया। अब डिटेल में क्योंकि वो नेक्स्ट चैप्टर में आने ही वाला है, तब आप समझोगे उसे, है ना, तो इसीलिए, ठीक है। फिर उसके बाद आइसोबार्स आ गए। आइसोबार्स क्या होते हैं, चाहो तो लिख लो, आइसोटोप और आइसोबार। आइसोटोप होता है बेटा जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर डिफरेंट होगा। मैम आइसोबार क्या होता है, जस्ट उल्टा कर दो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक मास सेम होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना आइसोटोप और आइसोबार, ठीक है। चलो, तो ये इनका पूरा का पूरा पोस्टुलेट का यू कैन से क्या बोलते हैं, लिमिटेशंस थी इनके पोस्टुलेट की। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को मैं एक बार वापस से रिपीट करती हूँ। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में जॉन डाल्टन ने ये बताया था कि हमारे जो एटम है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो पहले उन्होंने बोला वो डिवाइड नहीं हो सकता, फिर उन्होंने बोला कि वो अगर सेम एलिमेंट है तो उसके जो एटम्स होंगे वो हर चीज़ में सेम होंगे, और अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो हर चीज़ में उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होंगी। तो उन्होंने 3-4 पोस्टुलेट दिए, है ना। एटम सबसे छोटा होता है, एटम एक केमिकल रिएक्शन में सबसे छोटा, डिफरेंट उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए। मैक्सिमम पोस्टुलेट्स आज के टाइम पे गलत है, पर हम पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने जिस टाइम पे ये बात कही थी वो किसी ने नहीं बताई थी उसके बारे में। अब देखो, उन्होंने जो बातें बोली वो गलत प्रूव हुई, तो जो गलत प्रूव हुई उसके लिए भी तो हेल्प वही बातों की ली गई होगी जो उन्होंने बोली थी, है ना। तो इन शॉर्ट उनकी जो थ्योरी थी कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल थी, क्योंकि उसके बाद ही उसका करेक्ट वर्जन निकल के आ पाया, ठीक है। तो इसीलिए हम जॉन डाल्टन की थ्योरी पढ़ते हैं। तो हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, हमने सारे टॉपिक्स रिवाइज भी कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में तो काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि आपका मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास आ जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, स्टोक्योमेट्रिक